सो एक ये बुक है प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसका ऑथर है, ये तुम देखा होगा तुमने, प्रसन्ना साहू। दूसरा ये है, तुम गुप्ता कपूर फॉलो करते होगे, सो उसका भी आई थिंक हेड है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर वाली जो है। और थर्ड जैसे मुझे ये बुक अच्छी लगती है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वीके रोहतगी, हाँ, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और इसका जो राइटर है वीके रोहतगी, एंड दूसरा इसके साथ भी है AKME, क्या है, सेल्स ऐसा कुछ। सो ये है। और फोर्थ वाली जो बुक आती है कैसला बर्गर की, है ना, उसका बुक का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो उसमें जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो प्रोबेबिलिटी ही है, तो तुम उसको ही फॉलो कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, वो जो कैसला बर्गर की है। सो स्पेलिंग देख लेना, मुझे पूरा याद नहीं है, तो जो भी है ठीक है। सो ये 4 बुक है, बाकी तुम ये भी है, एक बुक आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, रॉस का है ना, तो ये भी देख सकते हैं। सो तुम लोगों के पास अब तक, तुमने जब एग्जाम की तैयारी शुरू की होगी, तुमने थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा तुम्हें। सो क्या लगता है कौन सा बुक मुझे फॉलो करना चाहिए? बाकी देखो, तुम घर पे तुम कोई भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा कि कोशिश करना एक ही बुक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब बार बार, लाइक वंस ट्वाइस थ्राइस, क्योंकि क्या होगा ना, जब तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सब कुछ आता है, लेकिन असलियत ये होती है कि तुम्हें नहीं आता है सब कुछ। तुम दूसरी बार पढ़ के देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम तुम्हें नहीं समझ आई थी। तुम उसी बुक को तीसरी बार पढ़ के देखो, पढ़ने का मतलब है डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, देन एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। जब तुम थर्ड टाइम करोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि सेकंड टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तुम्हें समझ नहीं आई थी। फिर फोर्थ टाइम करोगे तो ऐसा होगा, अगर 11वीं बार भी पढ़ोगे ना, तुम्हें 11वीं बार में ऐसा रियलाइज होगा कि 10वीं बार में जब तुमने पढ़ा था तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तुम्हें समझ नहीं आई थी, जो तुम्हें 11वीं बार में समझ आई है। ये चीज हर बुक के साथ होगा, मतलब कभी कभी 2-3 बार पढ़ के तुम्हें लगेगा तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग वर्क भी करना हो, मतलब तुम अपने आप को एग्जाम के लेवल पे प्रिपेयर करो कि मतलब क्या तुम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि क्या तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब जो जो टॉपिक तुमने पढ़ लिए हैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, और वो देखो कि क्या तुम्हें सारे क्वेश्चन टिप पे हैं, मतलब एटलीस्ट वो क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडिया है कि ओके मुझे इस तरीके से करना है। टाइम लगे वो अलग चीज़ है। तो जैसे मेरा ये होता है कि प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे एग्जाम का जो है एग्जाम 2005 में स्टार्ट हुआ था, अभी तुम्हारे पास 2021 तक एग्जाम हो चुका है, तो ये पेपर्स तो तुम्हें अच्छे से आने ही चाहिए। मतलब जब तुम कोई भी टॉपिक कर लेते हो तो मैं भी चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज असाइनमेंट दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। तो ये है कि तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा लास्ट ईयर क्या होता है, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि उसे आता है, लेकिन वही पेपर जब हम टेस्ट में देते हैं, मतलब मान लो मैं तुम्हें एक टेस्ट लूंगा फुल लेंथ टेस्ट 100 मार्क्स का, अगर मैं जैम 2021 का ही पेपर दे दूं तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए अगर टेस्ट लेता हूं तो। लेकिन वहां क्या होता है, बच्चों को 30 नंबर आते हैं, हमने देखा है 15 नंबर आते हैं। तो क्यों ऐसा, उनको लगता रहता है कि उन्हें आता है या वो कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी प्रिपरेशन तुम्हारी होनी चाहिए, और रिवीजन इज द की, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मुश्किल नहीं है क्वालिफाई करना, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें, क्योंकि तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ इंडिया में और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से लगभग मान लो 3000 बच्चे स्टैट्स का एग्जाम देते हैं, 3000 से 4000 बच्चे का, तो उनमें सीटें मुश्किल से तुम्हारे पास 100 अंडर 100 रैंक लाते हो, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छी जगह तुम्हें एडमिशन होगी, है ना, तुम्हें टॉप 100 में आना होगा। तो उसके लिए तुम्हें उसके लेवल पे प्रिपरेशन भी करनी होगी, ठीक है।
अच्छा, बीच में किसी को क्वेश्चन हो तो तुम बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हो, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है, अनम्यूट करके तुम लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन हो। तो अभी मैं जो बता रहा था, मेरा मेन पॉइंट था कि हम बुक कौन सा फॉलो करें। बताओ तुम लोग, ओपिनियन बताओ, चैट में लिख सकते हो तुम लोग। सर गुप्ता कपूर कर सकते हैं सर। गुप्ता कपूर फॉलो करें, वो भी चलेगा। तो सर सब लोग गुप्ता agree कपूर और है? रोहतगी सर, रोहतगी और सर नहीं सर, गुप्ता कपूर और प्रसन्ना साहू सर, ये दोनों को क्लास टीयर भी आप फॉलो करवाए थे हम लोग को। हाँ, मतलब पिछले साल ये था कि एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था स्टैटिस्टिक्स, मतलब जैम वालों को। तो ये मैंने ये रोहतगी फॉलो किया था, मतलब उसी से डेफिनेशन थ्योरम कराए थे। तो मेनली मैंने ये फॉलो किया था, बाकी हर बुक में सेम चीज लिखी है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, लिखने का तरीका अलग है, मतलब चीजें सेम ही है। मतलब हर बुक अपने आप में परफेक्ट है, तो किसी बुक में कोई कमी नहीं है और कोई ये नहीं है, मतलब कुछ थोड़ी अच्छाई बुराई सब में है, लेकिन ऑलमोस्ट सब सारी बुकें सेम है, कोई भी ले सकते हो। बाकी प्रीवियस मतलब एक बुक अच्छे से फॉलो करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, है ना। सिलेबस मेन थिंग क्या होता है, तुम्हें देखना है सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर देखो तुम्हारा जो सिलेबस में है, तुम उसकी जो भी बुक है एक अच्छा से बुक फॉलो करो, कोई ठीक सा बुक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन मॉक टेस्ट देख चेक करो अपने आप को। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी रैंडमली जैसे मॉक टेस्ट होता है उसको देख के तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर तुम घर पे कोई पेपर सॉल्व करते हो, सपोज एग्जाम अगर फरवरी में है, नेक्स्ट ईयर है ना, 2022 में फेब में एग्जाम होगा, तो अगर जनवरी में तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारे घर पे तुमने 50, मान लो तुमने 10 टेस्ट सॉल्व किए और सब में अगर तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली मान लो 60 मार्क्स आ रहे हैं, सपोज किसी में 60, 55, 65, तो एग्जाम में भी तुम्हारे इसी के आसपास नंबर आएंगे। तो घर मतलब मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो ये चीजें मेनली देखनी है तुम्हें कि सिलेबस तुम्हारा तैयार है, मतलब जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो तुमने एक बार पढ़ रखे हैं। बुक्स जरूरी है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। हमारे पास टीचर के पास कम टाइम होता है, तो हम लोग चीज़ों को, क्योंकि 1 घंटे क्लास होगी तो चीज़ों को उस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बुक्स में वही चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं, तुम उसको अच्छे से समझ सकते हो और उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा होता है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है ताकि तुम ये देख सको एग्जाम का लेवल क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है ना। तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम एग्जाम से ऊपर लेवल तक प्रिपरेशन करो ताकि एग्जाम का क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे, है ना। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अच्छे से आना चाहिए, फिर उसके बाद है कि अ, मतलब फिर बाकी जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं वो सब कर सकते हो। तो ऐसे बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे आसान बुक जो है ये वाली है, मतलब साहू वाली बुक है, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो बिगिनर स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तुम में से ज्यादातर लोग स्टैट्स वाले होंगे, बीएससी स्टैट्स की होंगे, तो उन्होंने पूरा सिलेबस उन्होंने कर ही रखा है ऑलमोस्ट। और कैसला बर्गर का बुक क्या है, उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है और प्रॉब्लम का लेवल बहुत अच्छा है। तुम अगर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि कैसला बर्गर ये वो बुक है, तुम जैसे अगर तुम पीएचडी की कोई कोर्स उठा के देखो किसी यूनिवर्सिटी की, तो उसके जो सिलेबस में बुक रिकमेंडेड होती है ये बुकें होती हैं। स्पेशली बता दूं मैं, जैसे मान लो आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी में एडमिशन, जैसे मेरा भी कंटिन्यू होगा पीएचडी इस बार, मतलब मेरा एमएससी एएसआई में था, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स, फिर मैं अभी पीएचडी कंटिन्यू करूंगा यहीं से, तो मेरा पीएचडी मतलब इस बार से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें भी ये लोग इन्फ्लुएंस के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए ये बुक रिकमेंड करते हैं, मतलब इसकी लेवल काफी अच्छी है। और हमें एमएससी में जो इन्फ्लुएंस का कोर्स था उसमें भी इन्होंने यही पढ़ाया था, तो इसका लेवल काफी अच्छा है। मतलब मैं ऐसे जो बुक लिखा हूँ वो लेवल के हिसाब से ही लिखा हूँ। सबसे आसान बुक है साहू वाली, लैंग्वेज के हिसाब से भी, प्रॉब्लम भी उन्होंने उसी लेवल के अकॉर्डिंग दिया है। फिर गुप्ता कपूर का लेवल थोड़ा उससे बेटर है। तैगी में क्या है, चीजें कम लिखी हुई हैं, कॉम्पैक्ट है, मतलब सॉलिड चीज है, मतलब वो बेकार चीज नहीं है, वो कम वर्ड में ज्यादा चीजें लिखा है उन्होंने। तुम्हें समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार में शायद कम समझ आएगा नए लोगों को, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका लैंग्वेज कॉम्पैक्ट है, ये इसका लेवल भी अच्छा है। तो इसमें जो फर्स्ट 5-6 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद वो लोग एस्टिमेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से बिगिनिंग में मुझे लगता है साहू का बुक ही करना चाहिए, बाद में अगर रिवीजन करते हैं और तुम लोग फ्री हो घर पे कोई भी बुक करने के लिए, मेनली होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम एग्जांपल सॉल्व करो या एक्सरसाइजेस करो। डेफिनेशन तो हर जगह वही है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वही है, एक्सपेक्टेशन डेफिनेशन वही है, मतलब डेफिनेशन सब जगह वही है, बस प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम्पल के इन्होंने क्या एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। तो ओके, तो अभी जैसे दो लोगों ने रिकमेंडेशन बताया, दिव्या बता रही है कैसेला बर्गर करते हैं, ओके। और
अभी सुरेंदु बता रहा था, आई थिंक गुप्ता कपूर करते हैं। बाकी लोग कुछ भी पढ़ा दें। तो सबसे इजी लैंग्वेज किसका है? सबसे इजी लैंग्वेज और सबसे आसान बुक है प्रसन्ना साहू का। तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो मैं तो ये कहूंगा एक बार अच्छे से ये बुक कर लो, साहू वाली बुक। इसके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक पूरा जैम का सिलेबस है स्टैट्स का। 1 से 19 लगातार करना है, 1 से स्टार्ट करके 19 तक करो तो पूरा जैम का सिलेबस कवर हो जाता है। स्टैट्स वाला, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वाली पूरे सिलेबस इंक्लूडिंग रिग्रेशन, क्योंकि रिग्रेशन एक क्वेश्चन रिग्रेशन का भी आता है, तो वो भी है 19 चैप्टर उसका रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन। तो 1 to 19 अगर कर लोगे, बहुत इजी लैंग्वेज, तुम्हें मजा भी आएगा जब तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ के। एग्जांपल्स भी उन्होंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। जैसे रोहतगी में क्या है, कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे गुप्ता कपूर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो थोड़ा हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। फिर गुप्ता कपूर बहुत सारी चीज़ें लिखा है। चलिए, गुप्ता कपूर मुझे ज़्यादा बहुत पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए सेम ही बुक है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें, मतलब कोई भी स्टैट्स का एग्जाम लो उसमें ये बुक काफी, उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सब लिख दिया है। तो दिक्कत क्या होता है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो रिलेवेंट नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए, उस वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो गुप्ता कपूर में वो सारी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसका वो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई नहीं, प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साउथ की बुक से स्टार्ट करते हैं। बाकी घर पे मैं सारी बुक्स का पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास सबका पीडीएफ है, इन 5 बुक्स का पीडीएफ है। और मैं भेज दूंगा, तुम लोग घर पे अपना मतलब फ़ोन में लैपटॉप में जो भी पढ़ना वैसे पढ़ सकते हो, या प्रिंट भी करवा सकते हो, या मार्केट से खरीद भी सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सर पूछ रहे हैं कि आईएसएस एग्जाम का सिलेबस भी कवर हो जाएगा जैम एमएस का सिलेबस से? हाँ, ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा आईएसएस में एक्स्ट्रा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, जो तुम पूछ सकते हो। इस बार मैं चाहता था क्लास कंडक्ट कराना आईएसएस का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रेडी नहीं थे। लेकिन हाँ, आईएसएस का भी कवर हो जाएगा। और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम सच में आईएसएस भी करना चाहते हो तो जैम के साथ साथ तुम आईएसएस का प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते रहो, और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो भी जी कवर सर। हो जाएगा, जैम के साथ साथ आईएसएस का भी कवर हो जाएगा। तो सर सर जी सर। आईएसएस में तो आपका एडिशनल टॉपिक्स में जैसे नंबर थ्योरी सर ये सब भी तो है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो सर वो फिर ये सब, सर इसको उसके फिर लिए हम कैसे एक्स्ट्रा करें क्लास सर रख ये सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जैम के बाद तुम लोग अगर चाहो, इस बार जैसे मैंने शशि को कहा था कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनको हम करा सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो जैम में नहीं है उनको हम अलग से करा सकते हैं उनको। और बाकी जो टॉपिक जैम में है तो उसके साथ साथ तुम उसकी भी प्रिपरेशन करते चलो, सिलेबस देखो, मैच करो। जो कॉमन सिलेबस है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलो, तो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैम की अच्छे से तैयारी करोगे तो आईएसआई का भी हो जाएगा। और जो टॉपिक नहीं है उसको अभी हम कराएंगे उसके बाद, मतलब जैम के बाद। ओके सर। और तुम लोग कांटेक्ट में रहोगे, लाइक तुम क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसा नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मतलब होता है थोड़ा बिजी होते हैं, लेकिन जब भी फ्री रहूंगा मैं या शशि सर जो भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन हैं या जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग आईएसएस का सिलेबस सर क्या होता है? आईएसएस किसका पूछ रहे हो, आईएसएस या आईएसआई? आईएसएस सर। अच्छा, आईएसएस। तो आईएसएस का एक बार वेबसाइट पे देखो। आईएसएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तुम्हें चुनना होता है, लाइक 4 सब्जेक्ट शायद चुनने होते हैं ना, 4 पेपर होते हैं उसके, उसमें भी अलग अलग वो होते हैं। तो उसके तो बहुत सारी वो तो एमएससी लेवल का एग्जाम है, मतलब एमएससी लेवल का मतलब ये है कि सॉरी वो तो बीएससी लेवल पे ही है, लेकिन उसके टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो एमएससी में तुम पढ़ोगे डिटेल्स में। और जैसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, जैसे तुम यहाँ पे मेरी क्लास में, अभी मैं एमएससी एएसआई मेरा है आईआईटी बॉम्बे में, तो मेरी क्लास में एक मेघा अग्रवाल है, एक सुजीत प्रधान थे। वो लोग क्या एमएससी यहाँ कर रहे थे, साथ में उन्होंने फर्स्ट ईयर में आईएसआई का एग्जाम दिया, उनका निकल भी गया, अभी उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो अगर तुम एमएससी यहाँ अच्छे से कर लेते हो आईआईटी बॉम्बे में, तुम्हारी आईएसएस की तैयारी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जो आईएसएस के सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ एमएससी में भी है। तो वो तुम्हारी साथ साथ तुम अपना प्रिपरेशन भी करते रहो, तुम्हारा यहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग तैयारी भी होती रहेगी, तुम साथ में तो एग्जाम दो। जैसे सर, जैसे मेघा मैम वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थी, सर मैं स्टैट्स बैकग्राउंड से हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सर अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर आईएसएस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मुझको देना चाहिए या अभी सिर्फ एग्जाम को देखना चाहिए?
ISS के लिए मेन तो पहले तो मैं देखो, मेरा सबसे बड़ा फंडा होता है, मैं कोई भी एग्जाम का सोचता हूँ सबसे पहले मैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ कि उसमें मैं किस लायक हूँ। मतलब तुम पेपर उठा के देखो कोई भी एक साल का, मान लो अभी 2021 में जो पेपर हुआ है, 2020 में जो हुआ ISS का, तुम एक बार उसके पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, पेपर उठा के देखो, उसको बैठ के तुम सॉल्व करो, तुम देखोगे तुम किस लायक हो, उसके हिसाब से फिर प्लान करो तुम्हें और क्या क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। फिर तुम टीचर से कांटेक्ट करोगे, मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये नहीं आता है, तो उसके हिसाब से टीचर और तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर वो एक कॉमन पाथ निकल सकता है। तो मेन थिंग है तुम एक बार सिलेबस देखो, मेन ये भी है कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस क्योंकि मुझे ISS का पता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ISS तैयारी करते हैं। जब MSc IIT बॉम्बे में क्या है, प्लेसमेंट लोग छोड़, जैसे मेघा अग्रवाल है, वो तुम कभी मैं तुम लोग से मिलवा भी सकता हूँ ऑनलाइन मीटिंग में, हम एक दिन ज्वाइन भी करवा देंगे, तुम लोग मिलना चाहो तो। मतलब मेरी फ्रेंड ही है, तो उसने मतलब मैथ्स ऑनर्स किया था DU से, फिर उसने यहाँ पे MSc ज्वाइन किया ASI में, फिर उसने इस बार ISS का एग्जाम दिया था, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था, और उसका फिर ISS हो भी गया, अभी इंटरव्यू भी दिया उसने रिसेंटली, और उसका मतलब मे भी चांस हो जाएगा, उसका प्लेसमेंट भी हुआ था ICICI बैंक में एज एनालिस्ट। तो मतलब वो एक चुनेगी, अगर ISS में हो गया तो ये नहीं लेगी। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सुजीत प्रधान हैं, उनका भी ऐसे, वो मेरे सीनियर थे, तो उनका भी ऐसे ही हुआ था, उनका भी क्वालिफाई हुआ है। तो मतलब उनका, सुजीत प्रधान का तो बैकग्राउंड, वो IIT खड़गपुर से BTech किए थे, और उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ MSc में एडमिशन लिया ASI में, और फिर उन्होंने ISS निकाला है। ऐसे में हमारे क्लास में भी 4-5 बच्चे हैं जो ISS की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार देंगे, अभी जो फॉर्म आया हुआ है तो उसमें देंगे। तो हर साल 1-2 बच्चा निकालता ही है IIT बॉम्बे से, तुम अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-2 बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे हर साल, मतलब एवरी ईयर, जो IIT बॉम्बे से MSc किए हों ASI से। तो ISS के लिए जो लोग कर रहे हैं वो एक बार सिलेबस देखो, और जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है तो उसका लगभग वही सिलेबस होगा, ठीक है। ये जो MSc लेवल पे तुम अगर एडमिशन ले लेते हो तो वहां जो पढ़ोगे वही चीज है। जैसे IIT बॉम्बे का बताता हूँ, MSc जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर में कोर्स है प्रोबेबिलिटी, तो वो रोहतगी बुक ही फॉलो करते हैं। तुम फर्स्ट ईयर में MSc करोगे तो वो ये बुक फॉलो करेंगे, मतलब इसी बुक से सब कुछ कराएंगे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम में भी इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, या वो लोग ट्यूटोरियल सीट देते हैं, और ट्यूटोरियल सीट मतलब अलग प्रॉब्लम देते हैं, फिर उन्हीं में से एग्जाम्स में आते हैं। तो जैसे ये बुक काफी है, या गुप्ता कपूर की बुक काफी है ISS के लिए, बहुत लोग ये रिकमेंड करते हैं, प्रिपरेशन भी सही करते हैं लोग। तो जैसे ISS है या ISI है, तो जैम के साथ जो कॉमन सिलेबस है उसका मैं कहूँगा तुम साथ में प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख सकते हैं, मतलब जैसे मैं फ्री रहता हूँ तो हम करा सकते हैं, उसमें मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मतलब मेरा तो टीचिंग का मेन पर्पस यही होता है कि मेरा डिवीजन हो रहा है चीज़ों का, मेरा टीचिंग का मेन पर्पस यही है कि अपना भी रिवीजन होता रहता है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ाने के साथ साथ ही रिवाइज होता रहता है। ओके, तो मेन फोकस तो मेरा जैम का होगा, लेकिन जो लोग ISI कर रहे हैं साथ में इसका ही फोकस करो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान रखो, और जो ISS वाले होंगे उनका भी करो, ऑलमोस्ट सिलेबस जो कॉमन टॉपिक होगा वही होगा। बाकी ISS थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का होता है, इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो तुमने BSc में चाहे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है या अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब नहीं तुमने पढ़े होंगे, जैम में नहीं है वो सब MSc में पढ़ोगे या तुमने BSc में पढ़े होंगे। तो मेनली मेरा डिस्कशन अभी था कि बुक कौन से फॉलो करे, तो अभी मेरे अकॉर्डिंग हम सबसे आसान बुक से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग थोड़े अच्छे लेवल हैं तो वो घर पे बैठ के तुम अपना उस तरह की बुक, जैसे रोहतगी पढ़ो या गुप्ता कपूर सॉल्व करो या फिर कैसेला बर्गर सॉल्व करो। तुम डाउट्स पूछोगे तो हम डाउट्स भी बताएंगे, क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, इससे बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो डाउट्स की कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी बुक से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, है ना, उससे सबका फायदा होगा, मेरा भी और बाकी लोगों का भी, क्योंकि डाउट्स पूछोगे तो ना सबका लेवल इम्प्रूव होगा। अभी और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर मैथ से रिलेटिवली है सर, क्या कहते हैं सर, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंसेस, और मतलब जैसे कि अगर हम एमटेक कर रहे हैं और PhD में क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब अगर गेट के, और ये इसलिए पूछना चाह रहा था जब फर्स्ट क्लास आपकी हो सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम ऐसे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एमटेक PhD है या मैथ से अप्लाइड है, वो मैथमेटिकल साइंस में मेनली क्या होता है ना, 4 सब्जेक्ट आते हैं मैथमेटिकल साइंस में। मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल साइंस की, मैथ्स, स्टैट्स, ऑपरेशन रिसर्च और कंप्यूटर साइंस। तो ये चारों ब्रांच है। जैसे क्या है, अब
प्योर मैथमेटिक्स में क्या होता है, इनका थ्योरेटिकल वर्क होता है, मतलब उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम मैथ्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, वैसा नहीं होता है। उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें डेवलप की जाती हैं, जैसे जो थ्योरम्स हैं, और उन चीजों को यूज करते हैं लोग जो अप्लाइड, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है या उसमें जो रिसर्च कर रहा है तो उसमें यूज करते हैं। या अप्लाइड का यूज क्या है, कंपनीज में, एमएनसीज में है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो है। मतलब अप्लाइड मैथ्स का क्या, उनका पर्सपेक्टिव होता है कि हम रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दुनिया अभी इतनी सारी डेवलप हुई है, आज से तुम 25 साल पीछे चले जाओ और अभी देखो तो काफी चीजें चेंजेज आई हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी तुम्हें पता है, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। सो साइंस डेवलप हुई है तो फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, क्योंकि अगर साइंस को तुम कहीं अप्लाई करते हो, साइंस हो गई थ्योरेटिकल टाइप की चीजें, टेक्नोलॉजी हो गई उसकी एप्लीकेशंस। सो टेक्नोलॉजी के वजह से दुनिया चेंज हो रहा है ना, काफी चीजें चेंज हो रही हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम हो रही हैं। तो अप्लाइड चीजों क्या है कि तुम उसे फोकस करते हो कि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कंपनीज की प्रॉब्लम्स हैं, वो जैसे अब मेल उल का जैसे सिस्टम था पहले, रहता कुछ साल पहले क्या होता होगा, मेल पर्सनली भेजते होंगे लोग, अब क्या है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, खुद ही मेल आता है ना। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ कि जैसे क्या है, तुम्हारा बर्थडे होगा और तुम्हारे बैंक अकाउंट, अगर बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाला तुम्हें बर्थडे विश करता है। तो फिर मुझे स्टार्टिंग में लगता था क्या उन सबको याद है हमारा बर्थडे, लेकिन वो क्या ऑटोमेटेड सिस्टम है, तुमने डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, सिस्टम को पता है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तो कोई पर्सन भेज नहीं रहा है, वो ऑटोमेटेड है, मतलब वो डायरेक्टली हो रहा है। सो प्योर मैथमेटिक्स में क्या है, प्योरली रिसर्च वर्क है, मतलब उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं उतना करते हैं लोग, थ्योरेटिकली चीज़ों को डेवलप करते हैं, फिर वो चीज़ें बाकी लोग उसको यूज़ करते हैं उस रिजल्ट को। फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है कि जो जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, सो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या है कि उसमें लोग तुम्हें मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो जिसका होता है कि एमएनसीज में यूज़ है, आगे जाके तुम्हें जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। जो प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि दुनिया को आसान बनाना, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब ये हो गया चीज़ों को ईजी बनाना। जैसे गूगल का ही है, तो वो क्या था, आज से गूगल 1996 में शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था, मतलब 1996 में उसको आइडिया आया, जो गूगल जिसने बनाया है वो पीएचडी स्टूडेंट था आई थिंक कंप्यूटर साइंस का। तो सौरभ डोंट राइट। सो ये मतलब चीजें क्या है कि गूगल कैसे आई, वो उन्होंने साइंस को अप्लाई किया, फिर उसके बाद वो बनाया। फिर एमटेक और पीएचडी में डिफरेंस क्या है, तो पीएचडी फिर से देखो, एमटेक 2 साल का होता है तुम्हें पता है, पीएचडी में 4 साल मिनिमम लगेंगे, बाकी 4 से 6 साल लग जाते हैं, ठीक है, 4 to 6 years। सो इसमें होता है कोई एक फील्ड में तुम काफी एक्सपर्ट हो जाते हो पीएचडी में। सो मेनली यहाँ भी वही रिसर्च वर्क ही होता है, मतलब तुम्हें एक किसी टॉपिक पे या किसी चीज पे तुम अच्छा काम करते हो। और एमटेक में क्या है कि वो भी फिर से एमटेक का क्या है कि 2 साल का है और जॉब ओरिएंटेड इनका होता है, मतलब तुम्हें कहीं से भी एमटेक करोगे तो उनका ये होता है कि तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर कर ले, अलग अलग प्रोफाइल है, तो अलग अलग कंपनीज को या अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग तरह के पर्सन चाहिए, तो उसके हिसाब से ट्रेन किया जाता है। तो मतलब एमटेक जो है जॉब पर्सपेक्टिव से है, पीएचडी भी जॉब पर्सपेक्टिव से। आईआईटी बॉम्बे में आओगे, देखो आईआईटी बॉम्बे में क्या है, मैं आईआईटी बॉम्बे का बताता हूँ। अरे तुम लोग मत लिखो भाई। आईआईटी बॉम्बे में आओगे, जैसे यहाँ पे क्या है, प्लेसमेंट सेल है, मतलब आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है। मतलब मैं आईआईटी दिल्ली में भी था, लेकिन मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली से जितना बॉम्बे में इंप्रेस। यहाँ आओगे, जैसे अगर कोई एमएससी मैथ्स का ही बंदा है तो उसका भी प्लेसमेंट होता है मैथ में। जैसे टोटल यहाँ पे मान लो अगर जैसे अभी सीटें हैं 32 अराउंड 35 37 मान लो, तो हर साल 37 में से मैथ्स में मतलब मैक्सिमम लूंगा तो 5-6 लोगों का प्लेसमेंट होता है। मतलब ये मान लो चलो एक से लेके 1-2 लोगों का हर साल होता है, एक से लेके चलो मैक्सिमम लूंगा 10 लोगों का, इनका प्लेसमेंट होता है। जैसे ए मैं बात कर रहा हूँ एमएससी मैथ, ठीक है। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 2 कोर्स ऑफर करता है आईआईटी बॉम्बे में, एमएससी मैथ, एमएससी एएसआई अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसमें एडमिशन तुम्हें पता है कि जैम एमएस से ही होता है सिर्फ, इसमें एग्जाम एमए से होता है मैथमेटिक्स से, इसमें सिर्फ एमएस से एडमिशन होगा। तो इसमें क्या है कि टोटल सीटें जैसे हमारे टाइम पे 32 थी, अभी 37, अभी ज़्यादा हो गया सर, 47 या 49 हो गया हमारे टाइम। तुम लोग जब एडमिशन, अभी जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनमें 47 सीटें हैं शायद। तो इसका क्या है 100% प्लेसमेंट है, मतलब इसमें जो बच्चा प्लेसमेंट चाहता है उस सबका प्लेसमेंट होता है। क्योंकि एएसआई का एक्चुअली कोर्स स्ट्रक्चर तुम देखोगे ना, तो इसमें तुम्हें वो मैथ्स पढ़ाते हैं, स्टैट्स पढ़वाते हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़वाते हैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ये इसकी एक यूनिक क्वालिटी है, ये तुम्हें बहुत कम कोर्सेस होंगे, मतलब
जो कहीं का भी अगर डेटा साइंस का तुम कोर्स का स्ट्रक्चर उठा के देखो तो उसका तुम्हें 90% चीजें तुम्हें इस कोर्स में तुम्हें मिल जाएगा। तो ये मेनली तो इसीलिए बहुत डिमांडिंग कोर्स है एएसआई जो आईआईटी बॉम्बे का है। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा जॉब लोग प्रेफर करते हैं बॉम्बे में। उसके बाद सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड जॉब ये है, मतलब प्लेसमेंट में कंपनीज को एएसआई के बंदे चाहिए, मतलब यहाँ पे। तो इसलिए इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब मेरा भी ऐसे प्लेसमेंट हुआ है, मेरा भी लास्ट टाइम प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं ऐसे ज्वाइन नहीं करूँगा। तो सबका होता है, मतलब प्लेसमेंट सबका हो जाता है, मतलब बहुत अलग अलग प्रोफाइल है। और क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती आईआईटी बॉम्बे। दिक्कत ये मतलब क्या है, जो कंपनी आई वो कंपनी एमएससी वालों के लिए भी ओपन है, बीटेक वालों के लिए ओपन है, एमटेक वालों के लिए ओपन है, पीएचडी वालों के लिए ओपन है, एमबीए वालों के लिए ओपन है। बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी, एमबीए सबके लिए ओपन है। डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल है जो कुछ लोगों के लिए ओपन होती है। फिर यहाँ पे एक और कोर्स है, तुम्हें पता होगा आईआईटी बॉम्बे में एमएससी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, IEOR डिपार्टमेंट है। पूरा नाम इसका क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इनका कोर्स नाम है एमएससी PhD डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। तो इसमें MA और MS दोनों के थ्रू एडमिशन होता है। ये भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, मतलब प्लेसमेंट इनका भी काफ़ी अच्छा है। इनकी सीटें कम है, इनका भी पूरा प्लेसमेंट है, क्योंकि आधे बच्चे तो PhD में चले जाते हैं और आधे बच्चे MSc करके फिर वो प्लेसमेंट ले लेते हैं। मतलब जिनको लगता है कि होता क्या है ना, बहुत सारे चीज़ें क्या हो, तुम लोग BSc के बच्चे हो, जब MSc में आओगे तो तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था MSc में वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब चीज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे MSc PhD डुअल डिग्री में तुमने एडमिशन ले लिया, मान लो ये जो बच्चा लेता है, तो बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ हवा हवा नहीं लग रहा है। तो सोचते हैं चलो यार प्लेसमेंट लेके खत्म करो, फिर वो MSc करके छोड़ देते हैं, प्लेसमेंट में चले जाते हैं। फिर कुछ लोग PhD में चले जाते हैं। तो मतलब बॉम्बे में अगर तुम आओगे, मतलब ये 3 कोर्स स्पेशली मैथ स्टैट्स वालों के लिए है, MSc मैथ, MSc स्टैट्स मतलब ASI, और MSc PhD डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च। तो नाम डुअल डिग्री है, तुम MSc करके भी छोड़ सकते हो। और इसमें दोनों गेटवे है, गेटवे मतलब जैम MA के थ्रू एडमिशन होता है, MS के थ्रू एडमिशन होता है इसमें। और MSc करके तुम छोड़ सकते हो, तो 2 साल के बाद अगर तुम्हें लगता है कि छोड़ना है तो प्लेसमेंट लेके छोड़ दो। ये चीज़ें हैं। आई होप तुम्हारा आंसर मैं दे पाया और मैं एक्स्ट्रा ही बता दिया। तो एमटेक मेनली वही चीज़ें हैं, एमटेक लोग रिसर्च में भी कराते हैं। जैसे PhD का भी काफ़ी डिमांड है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो PhD, जैसे IBM है, ये सब PhD वाले बंदे प्रेफर करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट आता है, गूगल आता है, मतलब ये सब। तो मेन क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ओपन होता है सबके लिए। मेन डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है क्या, या तुमने उतनी क्वालिटी अपने ने डेवलप की है क्या। क्योंकि जब तुम IIT बॉम्बे में आओगे तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें सीनियर्स काफ़ी, यहाँ इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हेल्पफुल वाला, मतलब कुछ बच्चे ऑफिशियली रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब रिक्रूट मतलब ये बोलूँ कि उसको काम दिया जाता है कि तुम्हें जूनियर्स को हेल्प ही करना है। जैसे अभी तुम अगर IIT बॉम्बे का साइट खोलोगे, मैं अभी एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे, या जो लोग अभी MSc, मान लो मैं तो सेकेंड ईयर मेरा खत्म हो गया अब, लेकिन जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में होंगे ASI में, तुम अगर किसी को जानते हो तो पूछना, जो अभी फर्स्ट ईयर ASI के बच्चा है, कि आपका डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर कौन है, तो वो मेरा नाम बताएगा, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर। तो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी, जो भी बच्चा हर साल, तुम लोग अगर आओगे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो तुम्हारे सेकेंड ईयर में, तुम्हारे सीनियर में कोई एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर होगा, जिसपे ये जिम्मेदारी होती है कि जूनियर को जिस भी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें प्रोवाइड करना है, कहीं से भी तुम्हें करना है वो तुम्हें करना होता है। फिर उसके अंडर स्टूडेंट कंपेनियंस आते हैं, मतलब स्टूडेंट कंपेनियंस क्या होते हैं, मेंटर्स होते हैं। हाँ, ऐसा वर्क इन्वायरमेंट है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही हर चीज़ों के बारे में बताने के लिए ऑफिशियली पर्सन है, तुम्हें भटकना नहीं पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, इंटर्नशिप का बताएंगे, ये सब चीज़ें हैं। मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ आए कि, और यहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मतलब IIT में आ गए ना तुम्हें ऐसा फील होगा कि ऐसा दुनिया शायद तुमने इमेजिन नहीं किया होगा, इतनी अच्छी दुनिया है यहाँ पे। मतलब एक अलग सा एक इन्वायरमेंट है, अलग सा, मतलब एक कैंपस जो है, मान लो IIT बॉम्बे का जो कैंपस है, कोई भी IIT का कैंपस है, एक पूरे एक शहर है, उसके अंदर सब कुछ है, मतलब जो तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, और काफ़ी कुछ तुम यहाँ से सीख सकते हो। मतलब कुछ नहीं भी कर पाए मान लो, तो भी कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लोगे, ये चीज़ है। ओके, और कुछ पूछना है, और या कुछ मैं नहीं बता पाया तो यू कैन री आस्क अगेन। नहीं सर, थैंक यू।
और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो चलो आज ऐसी सेशन ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग चैट में भी लिख सकते हो अगर नहीं पूछ पा रहे हो तो, और अगर तुम्हें और भी कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो अगर मेरे पास आंसर होगा तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। और एक और चीज़ है, जिन लोगों ने अभी जैम का एग्जाम दिया होगा नहीं हुआ है तो कोई टेंशन मत लो। क्या है ना, मतलब 1-2 साल अगर तुम्हें लगता है वेट करना पड़ रहा है तो अगर तुम्हें बड़ी चीज़ पाना है तो वेट करो, मेरे हिसाब से ये लगता है। क्योंकि मेरा एक कोट है, मैं खुद को बहुत समझाता रहता हूँ कि 4-5 साल अगर खराब हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर अगले 40-50 साल तुम्हारा बेटर हो, है ना। मतलब 4-5 साल तुमने बचा लिए और अगले 40-50 साल तक रिग्रेट कर रहे हो, खुद को मतलब कोस रहे हो कि काश कर लिए होते या हो गया होता। तो मतलब ये है कि अगर लाइफ में 2-4 साल खराब हो रहा है लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ है वही करना है तो उस पर टाइम दो। ये मत सोचो कि कोई और मुझसे आगे निकल गया या मैं पीछे रह गया, ये सब सोचना ही नहीं है। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मतलब जब तुम वो चीज़ अचीव कर लो जो तुम करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम दो और डिप्रेशन में मत जाओ। मतलब होता है बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सर मेरा इस साल नहीं हुआ, अब 1 साल वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आओगे तो पता चलेगा तुम्हारे जैसे से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स हैं यहीं पे, है ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी MSc ASI में मेरे साथ एक लड़की थी, प्रियंका नाम है उसका, प्रियंका बंगरवा। वो राजस्थान से है, वो मैरिड है। मतलब वो जब 22 साल की तब उसकी शादी हो गई और वो एडमिशन ली उस टाइम से 25, मतलब लास्ट ईयर। और उसके बाद उसने मतलब उसको वो पहले स्कूल में पढ़ाती थी, उसने MSc पहले से कर रखा था मैथमेटिक्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, वो भी मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे तो उसका क्या है ना, उसने फिर उसको लगा नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैरिज के बाद उसने फिर एग्जाम MS की तैयारी की, उसने क्वालिफाई भी किया और फिर उसका मतलब एडमिशन हुआ यहाँ पे। उसने फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ही उसका मतलब उसने काफ़ी मेहनत किया कि मैरिड होके तो पढ़ाई करना होता, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। फिर भी उसने मतलब मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अपने सपनों के लिए आदमी इतना सेक्रीफाइस कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब वो सोचती है कि आप करे, शादी हो गई, इतनी एज हो गई, क्या करूँ मैं। तो उसका इंटर्नशिप में एक्सेंचर कंपनी है, एक्सेंचर एक कोर कंपनी है ASI के लिए। कोर कंपनी क्या होता है कि वो सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के बच्चे ले जाते हैं। एक्सेंचर कंपनी आती है तो वो इंटर्नशिप में 8 से 10 बच्चों को ले जाती है और प्लेसमेंट में भी ले जाती है, तो वो सिर्फ ASI के बच्चों को ले आती है स्पेसिफिक। कुछ कंपनी ऐसी हैं, एक्सेंचर है, सिटी बैंक है, ANZ है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ ASI के लिए आती हैं IIT बॉम्बे में। ASI में फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि JAM MS तुम अगर अच्छा स्कोर लाओगे तो यहाँ एडमिशन होगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन IIT कानपुर का होता है। कानपुर का भी प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन कानपुर में क्या है, उनका रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है MSc स्टैटिस्टिक्स का, और बॉम्बे में कोर्स का ही नाम है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो उनका कोर्स स्ट्रक्चर ही जॉब ओरिएंटेड है, तो वो ट्रेन ही करते हैं जॉब के लिए। फिर इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि तुम आओगे तो फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारा इंटर्नशिप लग जाता है। इंटर्नशिप में क्या है तुम्हें पता होगा, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद मई जून जुलाई में जो छुट्टियां होती हैं उसमें तुम कंपनी के साथ काम करो, उसमें पे भी करते हैं। जैसे एक्सेंचर हमारे टाइम पे 95,000 पर मंथ पे किया था, मतलब 2 महीने जिस 10 बच्चों को ले गई थी उसको 2 लाख रुपए लगभग मिले होंगे 2 महीने में। और IIT बॉम्बे की पूरी फीस 2 साल की तुम जोड़ोगे ना तो मुश्किल से कितना लगा लो, हॉस्टल इंक्लूड करके, मतलब रहना खाना पढ़ना 40 मतलब 1,60,000 लगा लो पूरा, मतलब पर सेमेस्टर का 40,000 लगा लो, खाना पीना रहना पढ़ना सबका, तो 1,60,000 है। और तुम्हें इंटर्नशिप अगर किसी अच्छी कंपनी में लग जाती है तो 2 लाख तुम्हें वो 2 महीने में ही दे देंगे। फिर उसके बाद वही कंपनी में तुमने अच्छा काम किया इंटर्नशिप में तो वही तुम्हें PPO देती है। PPO क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब वो तुम्हें प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, तुम्हें इंटर्नशिप के बाद ही तुम्हें उसने जॉब ऑफर किया, तुम कोर्स फिनिश करके हमारे साथ ही आ जाओ, तो वो भी फिर अच्छा है। जैसे प्रियंका का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका इंटर्नशिप लगा था, उसने अच्छा काम किया, उसको PPO मिला और उसका भी 15 लाख पे मतलब 15 लाख, ऐसे ये कम है। अगर वो प्लेसमेंट में बैठती तो उसका कम से कम 20-25 लाख, कम से कम 20 से 30 लाख का प्लेसमेंट लगता किसी और कंपनी में, लेकिन उसने PPO ले लिए तो 15 लाख का उसको कंपनी PPO ऑफर किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको लगा कि आप प्लेसमेंट में बैठे, फिर बहुत सारी झंझट है क्योंकि प्लेसमेंट में बैठने के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी होती है, एप्टीट्यूड की, कोडिंग की, अपने कोर्स की, थोड़ी मशीन लर्निंग, ये सब पढ़ना पड़ता है अलग से, मतलब जो कोर्स में नहीं है लेकिन तुम्हें, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ तुम कम्पीट कर रहे हो तो उनके लेवल पे तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो वो सब क्या पढ़ना पड़ता है वो यहाँ आओगे तो वो खुद ही सीनियर्स बताते हैं। तो ये चेन बना हुआ है, जैसे हमने उनको बताया उन्होंने उसको बताया, तो ये सारा चेन है और यहाँ प्लेसमेंट टीम है।
तो ये सब कंपनी जो आप बोले से एसेंचर, ये सब कंपनी है, तो सर इंटर्नशिप के लिए जब आती है तो सर क्या कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है कि ऐसे ही सब कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो इंटरव्यू होता है। जैसे मान लो अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी हमारे जो पिछले साल विशाखा है या दक्ष है, अभी हमारे कोचिंग से 2 बच्चे ने क्वालिफाई किया। विशाखा दक्ष का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आईआईटी बॉम्बे एएसआई में आएंगे अभी। तो अभी देखो, जैसे मान लो जुलाई में इनका एडमिशन होगा, विशाखा है, दक्ष है, हो सकता है शशि सर भी अभी इस बार एडमिशन ले ले। तो ये 3 बच्चे हमारे बच्चे लगा लो, तो ये तीनों अभी एएसआई में आएंगे, एमएससी एएसआई में। इनका एडमिशन होगा जुलाई में। फिर अगस्त में कंपनी आती है। कंपनी आती है मतलब क्या होता है, तुम में से ही कोई इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर बनता है। मतलब अलग अलग पोस्ट होते हैं ना कॉलेज में, जो लोग कॉलेज सिस्टम में रहे हैं उनको पता होगा कि कॉलेज में जो कॉलेज के अंदर चीजें स्टूडेंट ही चलाते हैं। तो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर का पोस्ट होता है, उसको कोई बच्चा अप्लाई करता है, उसको पोस्टिंग होता है। तो वो कंपनी के थ्रू, प्लेसमेंट सेल के थ्रू कंपनी से वो कोऑर्डिनेट करता है। फिर कंपनी बोलती है कि मुझे मान लो 10 अगस्त को इंटरव्यू लेना है। मतलब तुमने जुलाई में एडमिशन लिया, 10 अगस्त को कंपनी इंटरव्यू लेगी। तो उसके लिए पूछते हैं तुम लोगों से कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप के लिए। फिर तुम फॉर्म भरते हो उसका। फिर फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में रिज्यूमे तुम अपना बनाते हो। तो रिज्यूमे अपलोड करोगे, रिज्यूमे के अकॉर्डिंग वो पहले तो शॉर्टलिस्ट करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, तुम्हारा रिज्यूमे देख के वो पहले ये डिसाइड करेंगे कि तुम उन कंपनी के लिए फिट हो नहीं हो। तो पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, मतलब वो देखेंगे तुमने क्या क्या कोर्स अब तक किया है, तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, और कैसे कैसे तुमने अब तक क्या क्या किया है वो लिखना होता है रिज्यूमे में। शॉर्टलिस्ट होने के बाद तुम्हारा, कुछ लोग टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट में वही एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ चेक करेगा तुम्हारा, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। जो शॉर्टलिस्ट के बाद टेस्ट भी क्वालिफाई करेगा तो उनका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू जो क्वालिफाई करेंगे तो उनका फाइनली इंटर्नशिप लगेगी। सेम प्रोसेस प्लेसमेंट का है, सेम प्रोसेस। शॉर्टलिस्ट होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर जाके उनको प्लेसमेंट लगेगा। तो ये प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ा सा अलग से तैयारी करनी होती है, लेकिन हो जाता है क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब लोग वही कर रहे होते हैं। तो तुम बड़ी, मतलब कोई खराब से खराब बच्चा है, खराब से खराब बच्चा का मेरा मतलब है कि अगर सीपीआई 4 या 5 भी है 10 में से, तो भी उसका प्लेसमेंट होता है। हमारी सीनियर एक थी अनन्या प्रधान, ये सब नाम तुम याद भी रख सकते हो, यू कैन सर्च ऑन फेसबुक, तुम बात भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आई कैन गिव यू। जैसे मैंने विशाखा को प्रियंका का नंबर दिया हुआ है, उस अक्सर वो कॉन्टेक्ट में रहती है उसके। तो ऐसा है, मतलब जिसको जिससे भी जरूरत पड़ती है। मतलब मैं बता रहा था कि ये प्रोसेस है। तो क्वेश्चन ये था तुम्हारा, क्या सबका लगता है? मतलब ये प्रोसेस के थ्रू जो फाइनली जाएगा उसका होता है। जैसे कंपनी को 10 चाहिए बच्चे बस, तो स्टार्टिंग में मान लो क्लास में कितने बच्चे, 47 बच्चे हैं, सबने अप्लाई किया। 47 में से हो सकता है कि रिज्यूम 30 लोगों का शॉर्टलिस्ट हुआ, 30 लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से उन्होंने 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। 20 में से इंटरव्यू के बाद वो 10 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे क्या होता है ना, ये एक कंपनी का बता रहा हूँ, 10 लोग सिलेक्ट हो गए तो ये रेस से बाहर हो गए। अब बचे कितने लोग टोटल, 47 में 10 लगा दो, 37 लोग। अगली कंपनी आएगी तो इन 37 लोगों में से चुनेगी। फिर ऐसी कंपनी, तो आईआईटी बॉम्बे में इस साल प्लेसमेंट में टोटल 1000 कंपनी आएंगी। मैंने लिस्ट भी शेयर किया था पिछले बच्चों से, जो लोग पिछले साल जैम एमएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं व्हाट्सएप में शेयर करता था कौन कौन सी कंपनी आई थी, क्या प्रोफाइल था, कितना सैलरी ऑफर कर रही है। तो ये सब चीजें मैं इस बार भी शेयर करूंगा, मतलब होगा तो, क्योंकि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो टोटल 1000 कंपनियां आई थी अलग अलग प्रोफाइल के लिए। तो ऐसा होता है कि किसी न किसी कंपनी में हो ही जाता है, किसी का पहले किसी का बाद में, लेकिन कोई ना कोई कंपनी में किसी न किसी का प्लेसमेंट होता ही है सबका। मतलब जो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, मान लो 4-5 कंपनी में नहीं हुआ, फिर वो है ना अपने आप को कम समझने लगते हैं कि शायद हमें वो नहीं है। लेकिन जो लगा रहता है तो उसका एट द एंड हो ही जाता है। सो शुभेंदु का क्वेश्चन था हाँ कि सबको शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, उसका प्रोसेस होता है, तो उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी होती है। फिर से वही है, इंटर्नशिप के लिए तुम जब आओगे तो तुम्हारे सीनियर बताएंगे तुम क्या प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू वो क्या पूछेंगे, रिज्यूम कैसे बनाना है, और टेस्ट में क्या आता है। तो ये सब जिम्मेदारी सीनियर्स पे होती है, या आईआईटी बॉम्बे की जो प्लेसमेंट टीम है उसकी होती है। प्लेसमेंट टीम में कौन लोग होते हैं? आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वही सब होते हैं। तो ये इनका प्रोसेस होता है, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों का। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अच्छा, पेन की आवाज आ रही है, इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बोलो सर। पूछ रहे कैलकुलस के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन रहेगा? कैलकुलस में सबसे बढ़िया कौन रहेगा? बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है यार, जैसे आती है एंटन बीवंस की है, या और क्या क्या नाम था, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी का वो का उठाओ सिलेबस, उसके नीचे बुक रिकमेंड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बीएससी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
तो मुझे वो बुक्स याद हैं जो BSCF प्रेफर करते थे वो लोग। तो मुझे एक बुक याद आ रहा है, एंटन बी वंस की आती है, और एक और था गॉस या रॉस था, ऐसा कुछ था, नाम याद नहीं। मेरा मतलब क्या है, बुक का मुझे एग्जैक्टली नाम तो भी पता नहीं है, लेकिन जो फॉरेन राइटर्स हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल पे लिखते हैं। जैसे वो शशि सर बेटर बता पाएंगे, वो करते रहता है, या और भी है, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो सबका नाम याद नहीं है। तो ऐसा करना, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लो मैथ्स का, कैलकुलस का। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, मैथ्स ऑनर्स के कैलकुलस का सिलेबस निकालो। सिलेबस के नीचे वो 10-15 बुक्स दी होती है, 10-15 नहीं होगा तो कम से कम 3-4 तो होगा ही। उसमें देखो ये बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं, जैसे मुझे एक इसका नाम याद है, ऐसे 4-5 और हैं, तो मुझे सबका भी नाम याद नहीं है, बट ऐसे है। और इंडियन ऑथर्स में भी देख सकते हो तुम लोग। बुक देखो, बुक कोई बेस्ट उस नहीं होता है, मेहनत तुम्हें किससे समझ आता है। आसान बुक भी है, मतलब गंदा बुक भी है, तुम्हें अच्छा समझ आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और वो सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी, मतलब तुम कोई बुक खराब अच्छा क्या होता है, जब तुम स्टार्टिंग करोगे तुम्हें सारी बुक मुश्किल लगेंगी बिगिनिंग में। जब तुम 1-2 बार उसके थ्रू हो जाते हो, देखो रिवीजन इज द की, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम निकालने का तरीका रिवीजन इज द की। गलती क्या करते हैं हम लोग, एक बार पढ़ते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 100% स्कोर कर लें, नहीं होगा। मतलब एक बार कोई बुक पढ़ के, एक बार तुमने प्रिपरेशन की, मतलब एक ही बार जस्ट गो थ्रू हुआ तो तुम्हें 100 में 100 स्कोर नहीं होगा। पहली बार में मान लो 0 ही आ गया, 1% हुआ, दूसरी बार करो, मतलब जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। तो 1% में फर्स्ट टाइम 1% समझ आया, सेकंड टाइम में 10% होगा, थर्ड टाइम में तुम्हारा 15% होगा, ऐसे करके मतलब। तो रिवीजन इज द की। कोई भी बुक तुम्हें कैलकुलस अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई भी एक बुक, अच्छी बुक पहले सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद उसको बार बार गो थ्रू हो जाओ। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, और मेन थिंग है कि जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या तुमसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन बेकार जा रही है, क्योंकि कोई फायदा नहीं ना अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो नहीं कर पा रहे हो यार, तो आएगा तो मुश्किल ही है, डाउट ही है कि वो हो पाएगा तुमसे। समझ रहे हो पॉइंट ना? सर जो पूछ पहले रहे आ कि चुके हैं वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आने वाले क्वेश्चन की प्रेडिक्शन कम है कि सॉल्व कर पाओगे। सर पूछ रहे कि जैसा भी क्लास में बताते हैं ना, वैसा थ्योरी और वही टाइप का प्रॉब्लम्स मिल जाए, ऐसा बुक कोई है? ये फॉरेन राइटर का नहीं, इंडियन राइटर का, जैम का क्वेश्चन भी रहे उसमें। अच्छा, जो लोग कराते हैं क्वेश्चंस वो भी किसी बुक से ही उठाते हैं। जैसे हम जैसे टीचर, हम लोग इतने भी एक्सपर्ट नहीं हुए कि हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग किसी न किसी बुक से ही कराते हैं, या शशि सर भी कराते होंगे, वो किसी न किसी बुक से ही कराते हैं, या कोई भी टीचर कहीं करा रहा है तो किसी न किसी बुक से ही करा रहा है। तो वो उस टीचर से पूछो जो तुम्हें लगता है कि ये एग्जाम्पल जैसे उठाया था किस बुक से है, वो बता देगा तुम्हें। जैसे शशि सर, तुम्हें एक बार बुक उनसे पूछो, वो तुम्हें 1-2 बुक बताएंगे, फिर एक बुक के साथ स्ट्रिक्ट होके उसको 3-4 बार सॉल्व करो, और मेनली जो चीजें तुम्हें मुश्किल लग रही है उस पर ज्यादा टाइम दो। ये पेन की आवाज आ रही है, एक्चुअली मैंने इसमें एडिट किया था, कुछ गड़बड़ है इसमें सेटिंग में, 1 मिनट रुको। हाँ, किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो तो बुक एक बार तुम्हें व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं ग्रुप में हूँ, मैं तुम्हें बुक सर्च करके बता दूंगा। जिसने भी पूछा था ना कैलकुलस की अच्छी बुक बता दीजिए, तो मैं तुम्हें ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं तुम्हें सर्च करके बता दूंगा इंडियन राइटर में भी, ठीक है। सर मैथ वालों के लिए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएससी मैथ के कंपैरिजन में बेस्ट कौन है अकॉर्डिंग टू? देखो कंप्यूटर साइंस का काफी अच्छा स्कोप है, बाद में भी क्या होता है, मतलब मैथ्स भी पढ़ोगे तुम्हें कंप्यूटर साइंस, जैसे हर जगह कहीं भी आईआईटी में आओगे तो तुम्हें C++ कोर्स करवाते हैं। आईआईटी दिल्ली में C है, यहाँ C++ है, फिर स्टैट्स वाले को तुम्हें पता होगा R है, पाइथन है। अच्छा, प्लेसमेंट में ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, जिनकी कोडिंग जितनी अच्छी है उनकी उतनी अच्छी प्लेसमेंट रहेगी। मतलब प्रोफाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे डाटा साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है, तो इस उसमें क्लास कोडिंग की चाहिए। रिकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे किसी ड्राइव पे? हाँ हाँ, ओके सर। कुछ पूछना है किसी को? तो क्वेश्चन ये था कि मैथ्स में और कंप्यूटर साइंस में क्या है। देखो तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ्स का है तो एमएससी मैथ में ही करो, बेटर रहेगा, क्योंकि एमएससी कंप्यूटर साइंस में जाओगे फिर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ फिर कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेस होंगे जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ्स के साथ साथ ही इलेक्टिव कोर्सेस होते हैं। जब एमएससी मैथ अगर कहीं से कर रहे हो तो वहाँ देखना इलेक्टिव कोर्सेस होते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस के भी टॉपिक्स होते हैं। जैसे यहाँ अगर एमएससी एएसआई का मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है,
डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो ये MSc ASI में भी है और ये करवाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो ये कोडिंग का ये बेस तैयार करता है, मतलब थ्योरी बताता है कोडिंग का। ठीक है, तो मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैथ्स में ही जाओ, MSc मैथ में ही करो। फिर उसके बाद तुम स्विच कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। MSc मैथ्स के बाद तुम PhD कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो। मतलब मैथ्स में भी करोगे तो जैसे तुम अगर IIT बॉम्बे की फैकल्टी प्रोफाइल उठा के देखो, IIT बॉम्बे का जो मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, उनका प्रोफाइल उठा के देखो, तुम्हें उसमें कौन कौन लोग मिलेंगे। वो लोग जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, वो लोग जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, वो लोग जो जिनका ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन हो गया ये सब, और वो लोग जो कंप्यूटर साइंस में जिनका बैकग्राउंड है। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में चारों तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम उनका प्रोफाइल पे जाके देखना, मतलब उनका रिसर्च एरिया देखना, समझ आ जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब है। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें पता ही है, अलग अलग टाइम सीरीज हो गया या इम्पीडेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ऑपरेशन रिसर्च में क्या है कि मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब कोर्सेस हैं। और कंप्यूटर साइंस में जैसे बताया मैंने, कॉम्बिनेटोरिक्स है। तो तुम IIT बॉम्बे में आओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स आता है कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। और ये दोनों एक मिनट, तो मैथ्स फील्ड में हो तो मैथ्स फील्ड में आगे बढ़ो। स्टैट्स में जा सकते, स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे कॉन्फिडेंस है, तुम डील सर कर तो पाओगे। मैथ्स पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट का तो कोई ऑप्शंस नहीं होगा सर प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने में? है प्लेसमेंट का ऑप्शन है। जैसे मैं बता दूं, MSc मैथमेटिक्स IIT दिल्ली, क्योंकि मैंने वहां से भी ये किया हुआ है। मैं शशि सर क्लासमेट थे, IIT दिल्ली में हमने ये कोर्स किया है ना। तो हम दोनों साथ में ही थे। फिर मैं बॉम्बे आ गया, वो पटना चला गया। तो ये कोर्स है, वहाँ भी हमारे साथ टोटल 54 सीटें थी उस साल जब हमने एडमिशन लिया था। उसमें से भी लगभग कितने लोग एडमिशन प्लेसमेंट हुआ था, मतलब लगभग मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताऊँ तो 8 से 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। मतलब 54 एडमिशन लिए थे, बाद में 45 लोगों को डिग्री मिली थी। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग अलग रीजन होता है। तो 8 से 10 लोगों का वहाँ भी प्लेसमेंट हुआ था। एक्चुअली मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपनीज आती हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं कोर्स में। मतलब तुम्हारा मैथ्स है, स्टैट्स है, OR है, कंप्यूटर साइंस है, वो तुम्हें डिस्क्रिमिनेट वहाँ पे नहीं करती है। मेन वो चेक करती है क्या तुम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या तुम्हें वो रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कंपनी साइन करती है प्लेसमेंट के लिए IIT बॉम्बे में, तो वो देख पाओगे 2-4 महीने पहले ही कि उस कंपनी को कौन से बंदे चाहिए। मतलब वो लिखा होता है कि उसको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए, उसको C++ आना चाहिए, ऐसा वो लिखा होता है उसमें रिक्वायरमेंट। तो तुम्हें अगर नहीं भी है वो चीज़, मान लो तुम्हारे कोर्स में नहीं था, तुमने MSc मैथ किया, तुमने ये कोर्स नहीं पढ़ा, उसमें होगा कि मशीन लर्निंग आना चाहिए, डाटा माइनिंग पता होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें। तो तुम्हें अगर नहीं भी उसने कोर्स किया है तो अलग से ये पढ़ लो। इंटरव्यू में जाओगे तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कोर्सेज में क्या क्या करे, तुमसे वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर तुम आंसर दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, तो प्लेसमेंट होगा तुम्हारा। कोर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनको मेन क्वालिटी चाहिए कि उनको जिस तरह का बंदे की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के मतलब रिक्रूटमेंट करना है पर्सन का, वो राइट पर्सन सेलेक्ट करते हैं। कोर्स का कोई पंगा नहीं है मेनली। तो सर मैथ्स में भी आप ऑप्शन है, MWF में मैथ क्लास करके भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ऑप्शन है, हर जगह प्लेसमेंट सर होता आप है। MWF में क्लास लीजिएगा। अभी डिसाइड नहीं। MW बताओ तुम्हें मतलब कुछ प्रॉब्लम है? TTS हम्म मतलब TTS में मैथ्स का चलेगा और MWF में स्टैट्स का, ऐसा सोचे हैं क्या? हाँ शायद अभी तो ऐसा ही है। सर आप मैथ्स का भी टॉपिक पढ़ाइएगा क्या जो MA पेपर में है? हाँ पढ़ाऊंगा। जैसे अभी क्या है, वो शशि सर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो वो मेरी ज़्यादा केयर करता है, तो वो चाहता है कि मैं कम से कम पढ़ाऊँ। अभी तक मुझे इसलिए क्लास नहीं दिया, मैं पढ़ा तब भी सकता था, लेकिन अभी आज मेरा लास्ट एग्जाम था IIT बॉम्बे का, एंड सेमेस्टर एग्जाम था। मतलब मेरा यहाँ मास्टर्स कंप्लीट हो गया, मतलब MSc प्लस PhD है, मतलब मैं PhD में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये था कि मेरा एग्जाम आज तक था, इसलिए वो चाहता था कि मैं अभी तक ना पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैं अभी तक क्लास नहीं ली। बट हाँ, मतलब MSc मैथ वालों को भी कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा।
बाद में क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं 2021 का मान लो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 60 तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं मैथ्स वालों का डिस्कस कर रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, अगर स्टैट्स वालों का डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। मतलब ऐसा स्पेसिफाइड नहीं कि मुझे ये नहीं आता है वो आता है, मतलब हमने वो चीज़ पढ़े हैं और जो नहीं आता था वो पढ़ के सीखा है। जैसे स्टैट्स मुझे नहीं आता था, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का है, मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने एमएससी मैथ्स में किया आईटी दिल्ली से, अभी फिर मैंने एमएससी स्टैट्स में आईटी बॉम्बे से किया, तो एएसआई में किया है, अब मेरा पीएचडी स्टैट्स में जाएगा। तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी मैंने पढ़ के सीखा है, और ये तुम आईआईटी में आओगे तो बड़ा अच्छा तुम सीखोगे। वैसे ऐसे बंदे हैं जिनका बैकग्राउंड अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एएसआई में यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, मेरे क्लास में एक है नितिन मुकेश है, वो बिहार का ही लड़का है जो बीएचयू से उसने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, वो अभी एमएससी एएसआई में कर रहा है। तो उसने, उसका मेजर था कंप्यूटर साइंस, लेकिन उसने बेसिक मैथ्स स्टैट्स पढ़े रखे होंगे, लेकिन वो अच्छा किया है, उसका अभी टीसीएस में प्लेसमेंट लगा है उसका 12 लाख का, नितिन मुकेश। सो उसका कंप्यूटर साइंस का बीएससी था, उसने जाम एमएस दिया और उसका एएसआई में सिलेक्शन हुआ, फिर उसने टीसीएस में भी प्लेसमेंट हुआ है उसका। ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग हैं जिनका बीटेक बैकग्राउंड है, अब अलग अलग बीटेक में ले लो जो भी ब्रांच होगा, क्योंकि कोई एएसआई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्चुअली। जैसे कानपुर का रेस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम्हें बीएससी स्टैट्स में ही होना चाहिए, आईआईटी बॉम्बे एएसआई का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हारा स्टैट्स में होना चाहिए, तुम बीटेक हो सकते हो, एमटेक हो सकते हो, मतलब सॉरी बीएससी हो सकते हो मैथ्स में, स्टैट्स में, ओआर में, सीएस में, कोई भी में उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो कोर्सेज तुम्हें नहीं आते हैं, जो चीजें वो तुम अलग से पढ़ लो। देखो नॉलेज और डिग्री में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बिना डिग्री का भी नॉलेज लिया जा सकता है ना। एनपीटीईएल पे इतनी सारी कोर्सेज के वीडियोस पढ़े हैं, तुम जाके देखो सारे कोर्सेज पढ़े हैं, तुम ज्ञान लेने के लिए मना थोड़ी है। डिग्री है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, तुम बीएससी में से एमएससी का कोर्स खत्म कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है सीखने की। तो मतलब नॉलेज के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। डिग्री और नॉलेज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन सर? बीएससी मैथ्स है तो एमएस और एमए में कौन अच्छा रहेगा? देखो मैथ्स है, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है तो एमए में कंपटीशन ज़्यादा है, एमए में सीटें भी ज़्यादा है। तुम्हारा मैथ्स अगर अच्छा है, सिलेबस देखो, तुम मैथ्स के टॉपिक में स्ट्रांग हो तो मैथ्स में जाओ। एमएस निकालोगे, देखो जॉब ओरिएंटेड कोर्स एमएस का है, तो एमएस निकाल के तुम इजीली जॉब ले सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे साथ 32 लोग हैं एमएससी एएसआई में, इन 32 में से 15 या 16 लोग ऐसे हैं जिनका बीएससी मैथ्स है और मोस्टली वो डीयू से ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स मैथ्स वगैरह, और बाकी लगा लो वही 15-16 या 15-17 लोग ऐसे हो गए, 16-17 लोग जिनका स्टैट्स बैकग्राउंड है, या स्टैट्स है, सीएस है, बीटेक है, ये लोग हैं। तो जरूरी नहीं कि एएसआई में एमएस में सिर्फ स्टैट्स वाले ही आएंगे। तो इसलिए मैं कुछ स्टैट्स वालों को ये भी बोलता हूँ कि तुम्हारा स्टैट्स अच्छा है तो अपने आप में ज़्यादा ना घमंड नहीं करो कि तुम्हारा जैम हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे वैसे लोग भी बैठ रहे हैं जिनका स्टैट्स नहीं आता है, लेकिन वो सिर्फ मैथ करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब स्टैट्स नहीं भी आता है तो वो कर लेते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था, जब मैंने जैम एमएस दिया था मुझे स्टैट्स बिल्कुल नहीं आता था, मैंने सिर्फ मैथ्स करके मेरा हो गया था। तो इसलिए स्टैट्स अच्छा है, तुम्हें मैथ्स भी अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें कम्पीट उन सबसे करना है। तो सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है जैम क्वालिफाई कर लेने में, सब इस पॉइंट को समझना, मतलब यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट एनफ टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो तुम्हें ये है ना ध्यान रखना होगा, जैम का जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन का लेवल है, उसमें मैं फिट बैठता हूँ क्या, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे क्वालिफाई करना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ साथ मुझे रिजल्ट भी चाहिए। तो रिजल्ट कब मिलेगा? जब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगा, मतलब एग्जाम की जो डिमांड है, जो जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस तुम कर पाओगे कि ये टॉपिक है, इसमें इतना अच्छा होना पड़ेगा, ये लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो कंपटीशन है। अच्छा मैथ्स क्या था, एमएससी मैथ्स के लिए सीटें बहुत ज़्यादा है आईआईटीज में, और उसमें 12-13 हज़ार बच्चे बैठते हैं, तो 15,000 साल इस साल बैठे थे। और एमए में 15,000 बच्चे बैठते हैं जैम में, एमएस में 3 से 4 हज़ार बैठते हैं, मुझे याद है शायद 3 या 4 हज़ार बच्चे इस बार 3 या 500 तो 3500 बच्चे एग्जाम देते हैं। तो सीटें भी इसमें बहुत कम है, एमए में सीटें ज़्यादा हैं। दोनों दो, मैं तो कहता हूँ दोनों दो, मतलब एग्जाम जैम में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देने का परमिशन है, मतलब तुम फॉर्म भरोगे तुमसे पूछेगा तुम एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो या 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तुम दोनों भरो, क्या दिक्कत है। मैथ्स भी दो, स्टैट्स भी दो, जो बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज मिलेगा।
एनी मोर क्वेश्चन? सर पूछ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए सेट थ्योरी मजबूत होना जरूरी है क्या सर? हम भूल गए हैं बहुत सारा चीज। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं। भूलना देखो मानव स्वभाव है ना, ह्यूमन मतलब ह्यूमन का ये साइकोलॉजी और ये बोलो बिहेवियर है, तो भूलना सब भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं। बहुत दिन नहीं पढ़ेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। तो दोबारा पढ़ लो सेट थ्योरी, कोई बुक उठाओ और गो थ्रू हो जाए, एक बार रीडिंग मार लो। कुछ नहीं मन कर रहा है, यूट्यूब खोलो, NPTEL सर्च करो, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्निकल एजुकेशन लर्निंग। ये इंडियन गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, जिसपे तुम्हें IIT वाले लोग पढ़ाते हैं। तुम्हें जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो NPTEL सेट थ्योरी, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले। बैठ के देख लो, थोड़ा मन मार के, है ना, इधर उधर वीडियो पे नहीं जाना। दिक्कत क्या होता है यूट्यूब पे, हम खोलते हैं लेक्चर देखने के लिए, बाद में हम किसी का गाना सुन रहे होते हैं, कोई और वीडियो देख रहे होते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर अपने आप पे वो है, मतलब माइंड को कंट्रोल करके तुम देखो, हो जाएगा, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सेट थ्योरी भूल गए हो तो यूट्यूब बैठ कर सेट थ्योरी का एक वीडियो देख लो जो 4 घंटे का, हो जाएगा तैयार। रिवाइज तो करना है। सर उसमें क्वेश्चन नहीं कराया रहता है सर। हाँ, थोड़ा सर ये जैसे दिक्कत यही होता है IIT वाले लोगों का। यहाँ भी आओगे तो पढ़ाएंगे थ्योरी, एग्जाम में देंगे क्वेश्चंस, तो बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पढ़ा रहे हैं डेफिनेशन और एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, वो भी क्वेश्चन आसान नहीं होगा, बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इनका यही तरीका होता है एक्चुअली उन लोगों को पढ़ाने का, कि वो सिर्फ थ्योरीज पढ़ाएंगे तुम्हें और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व करो। तो इसलिए यहाँ पे आओगे तो ट्यूटोरियल क्लासेस होती है, यहाँ थ्योरी क्लास अलग होती है और ट्यूटोरियल्स अलग होती है। मतलब 3 थ्योरी क्लास होंगी वीक में और 1 ट्यूटोरियल क्लास होगा, या कोर्स पे डिपेंड करता है। 2 थ्योरी क्लास होंगी, 1 ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल्स में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ट्यूटोरियल मोस्टली कौन लेते हैं? जो PhD स्कॉलर्स हैं, मतलब जो जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसके अंडर जो बंदा PhD कर रहा है वो ट्यूटोरियल क्लास लेगा, वो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। प्रोफेसर सिर्फ थ्योरी कराएगा क्लास में, मतलब थ्योरी मतलब आएगा, लेक्चर देगा, डेफिनेशन पढ़ाएंगे, फिर वो थ्योरम्स, प्रूफ, ये सब कराकर चले जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो तुम्हें PhD स्कॉलर कराएगा, या कुछ टीचर खुद ही लेता है ट्यूटोरियल क्लास, तो वो ट्यूटोरियल में सॉल्व होता है। तो लेकिन हाँ, उसमें नहीं होता है, तो उसके लिए फिर मैं कहूँगा कि NPTEL में तुम्हें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं मिलती है तो फिर कोई बुक्स उठा लो, बुक्स में जो एग्जाम्पल सॉल्व होती है, सेट थ्योरी कोई बुक्स उठा लो अच्छे लेवल की। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी एंड मतलब क्या बोलता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। सेट थ्योरी आना चाहिए एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें थोड़ी रिक्विजिट है प्रोबेबिलिटी के लिए, स्पेशली जो हम करने जा रहे हैं उस लेवल की प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि बचपन वाली प्रोबेबिलिटी अलग थी, परमुटेशन ये एंड प्रोबेबिलिटी अलग है। कॉम्बिनेशन भी हाँ, परमुटेशन सो एंड कॉम्बिनेशन भी पूरा उतर गया है सर। उतर गया है तो NPTEL फिर से जाना और एक कोर्स देख लेना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूरा यही पढ़ाते हैं हम लोग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेटोरिक्स का एक कोर्स पढ़ देख लेना, कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जनरलाइज वर्जन है। ऐसे जो लोग MSc IIT बॉम्बे में आओगे तो पहले सेमेस्टर में ये कोर्स है कॉम्बिनेटोरिक्स, तो उसमें भी वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है पूरा पूरा, तो उसको रिवाइज कर लो। या कोई दिक्कत नहीं है, तुम IIT JEE वाली वीडियो किसी का देख लेना, इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, IIT JEE का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का देख लेना लेक्चर जाके। मतलब विल पावर चाहिए, पता है, हर इंसान बराबर है, कोई किसी से आगे क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो निकलना चाहता था। एक चीज समझना तुम, ये जो डिजायर है ना, ये आदमी को सब कुछ कराता है। तुम्हारे अंदर इच्छा है कुछ बड़ा बनने की तो तुम बन सकते हो, है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं बड़ा ऐसा जैसे मैं सलमान खान को देखता हूँ और मैं उसका बॉडीगार्ड जो शेरा है मान लो, तो मैं सोचता हूँ उन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस डिफरेंस सलमान खान को स्टार बनना था, वो कोशिश किया, उसका शेरा बॉडीगार्ड, उसको बॉडीगार्ड बनना था, वो कोशिश किया। एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, जैसे एक ड्राइवर है और एक मालिक है, दोनों में कैपेसिटी सेम ही थी। वो मालिक बना क्योंकि वो मालिक बनना चाहता था, वो ड्राइवर बना क्योंकि वो ड्राइवर ही बनना चाहता था, या नहीं बनना चाहता था फिर भी उसने काम वही किया कि ड्राइवर ही बनेगा। आर यू गेटिंग? सो तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें डिसाइड करना है, तुम जहां भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मेन है तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक कोट है ना कि यू वांट टू बी समवन हु यू वर, मतलब हिंदी में बता देता हूँ कि उसमें ये था कि तुम वैसा बनना चाहते हो जो तुम कभी नहीं थे, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया है। मतलब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। आर यू गेटिंग? जैसे जिसको IIT बॉम्बे में
MSc ASI में आना है, क्योंकि तुम लोग स्पेशली क्लास ज्वाइन किए होगे, तो तुम्हें ये सोचना है कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हें वही करना होगा, है ना। अब दिन भर तुम मूवीज देखोगे, एक भी कोर्स नहीं करोगे या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, तो इच्छा है तुम्हारी लेकिन एडमिशन नहीं होगा ना, क्योंकि कोई और पढ़ रहा है तुम्हारे बदले, तो उसका एडमिशन होगा। तो रिक्वायरमेंट पहचानो, उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। हाँ, एनीथिंग एल्स? सर 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 एनआईटी त्रिची MSc का एमएससी सीएस कुछ रिलेशन है स्टैट से, या वो लोग ऐसे ही ले रहे हैं एमएस से? नहीं होगा, अगर MS से एडमिशन ले रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं होगा। मैंने उसका कोर्स स्ट्रक्चर नहीं देखा है, बट है तो मैं देख लूंगा, देख लेता हूँ क्या है त्रिची में। बॉम्बे कानपुर का तो पता है मुझे, त्रिची का पता नहीं। तो मैं NIT त्रिची का क्लास के बारे में देखता हूँ क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो अगर MS से एडमिशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन तो है, ठीक है। तो उसमें भी उनका भी होगा, क्योंकि हर IIT NIT मोस्टली वो मतलब उनका जो प्रिपरेशन होता है वो उसी लेवल का होता है कि तुम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जॉब ओरिएंटेड होता है, मतलब MSc में भी लोग जॉब के लिए प्रेफर करते हैं। तो NIT त्रिची में भी एडमिशन ले रहा है तो उनका कहीं ना कहीं उससे वो होगा। अब मुझे एक बार उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, कोई और भी कुछ पूछ रहा था। सर MSc में कुछ स्टाइपेंड मिलता है क्या? हाँ, स्टाइपेंड कुछ जगह मिलता है। जैसे MSc मैं IIT बॉम्बे का बता रहा हूँ, तो कोर्स बताया था मैंने कौन सा, IEOR वाला, MSc PhD डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च। इसमें MSc के दौरान तुम्हें वो 6000 पर मंथ देते हैं। बॉम्बे में कोई भी कोर्स करो, जैसे मुझे भी अभी मिला है, MSc ASI में आओ या MSc IEOR में जाओ, मतलब ऑपरेशन रिसर्च में जाओ, या MSc मैथ में आओ, तो यहाँ एक MCM स्कॉलरशिप होती है, मेरिट कम स्कॉलरशिप। तुम अप्लाई करोगे तो मिलता है, वो पर ईयर 40,000 रुपीज पे करते हैं पर ईयर, ठीक है। प्लस फीस में तुम्हारा 5,000 डिस्काउंट हो जाता है, मतलब वो ट्यूशन फीस माफ कर देते हैं। तो मतलब ये है कि एक साल में तुम्हें वो आधी, क्योंकि एक साल की कॉस्ट कितनी IIT बॉम्बे की 40 + 40 80,000 रुपए, सब कुछ मिला के मतलब रहना खाना पढ़ाई सब कुछ 80,000 एक साल का खर्चा है। उसमें तुम्हें 40 से 45,000 रुपए वो इंस्टीट्यूट देता है। IIT बॉम्बे का बता मुझे इसका आइडिया, दिल्ली में भी सेम था। तो उनका अपना एक स्कॉलरशिप है, ऐसे स्पेशलाइज्ड कोई फेलोशिप का कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ MCM है, जैसे उनका कुछ इनकम का क्राइटेरिया होता है कि जिसकी इनकम कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, तो उनका पता है सेमेस्टर का खर्चा कितना है बॉम्बे का, सिर्फ 10,000 एक सेमेस्टर का, मतलब एक साल का सिर्फ 20,000 रुपये। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट इनको मेस फ्री देती है, हॉस्टल एंड मेस इनके लिए फ्री है। जैसे मैं स्पेशली बता रहा हूँ, हम 20-22,000 रुपये देते हैं हर सेमेस्टर में रहना खाने का, लेकिन SC ST के लोगों के लिए ये फ्री है। IIT दिल्ली में भी फ्री है, IIT बॉम्बे में भी फ्री है, क्योंकि मैं इन दो इंस्टीट्यूट से हूँ, इसलिए मुझे इन दोनों का पता है। बाकी जगह भी होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, इसीलिए इनके लिए छूट है। जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए मेस फीस नहीं लगता है, जीरो है, माफ है। प्लस हर महीने वो 500 रुपये इनको पे करते हैं, 500 रुपये पॉकेट खर्च नाम से आता है, मतलब फीस भी नहीं लेते हैं और 500 रुपये अलग से इनको देते हैं पॉकेट खर्च, IIT बॉम्बे देती है, मतलब ऐसे उसका। तो उनका खर्चा एक साल का 20,000 रुपये से आता है, लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए। बाकी लोगों के लिए MCM है तो ये तुम्हें 40-45,000 पर सेमेस्टर वो एज ए स्कॉलरशिप देगा, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तुम्हारा CPI 6+ होना चाहिए, मतलब यहाँ MSc आओगे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में 6+ है, 6 से कम हुआ तो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। सर जब सर ये जैसे IE जैसे और हाँ, एक सर एक हम करके पूछ पूछो। रहे थे, जैसे PhD करेंगे तो PhD के लिए भी उस टाइम से मतलब सर MSc के मतलब PhD के लिए जाएंगे तो उस टाइम सर असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है ना सर, जो डायरेक्टली इसमें हो जाता है। मतलब जैसे सर अगर MSc वगैरह में पढ़ाना है तो करना है तो क्या होगा सर? इसमें PhD सर के लिए स्टाइपेंड एक्चुअली मिलता है कि नहीं सर? हम्म तो उसके सब मिलता है सर स्टाइपेंड? हाँ, PhD में तो भाई बढ़िया स्टाइपेंड है। तुम जब एडमिशन लोगे तो 21,000 पर मंथ तुम्हें मिलेगा,
पर मंथ एडमिशन लेने के टाइम पे। 2 साल बाद वो 35,000 हो जाएगा। ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, नॉर्मल मतलब एवरेज बच्चों के लिए है। अगर तुम थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो एक आता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRA, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो 74 या 75,000 हर महीने पे करते हैं पर मंथ PhD वालों को, पर मंथ PhD करने वालों को। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मिल रहा है। तो उनकी क्राइटेरिया क्या है कि MSc में तुम्हारा 8+ CPI होना चाहिए, मतलब 8/10, मतलब 8 CPI होना चाहिए कम से कम, 8+ होना चाहिए 10 में से। तो उन बच्चों को 75,000 पर मंथ मिलता है ड्यूरिंग PhD। उनका एक इंटरव्यू होता है अलग से, तो उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज हर बच्चे को इतना तो मिलेगा ही, 31,000 पर मंथ प्लस 35,000। ये फेलोशिप PhD का है। ये हर जगह है, कहीं से भी करोगे, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से करोगे तो वो जो JRF होता है, तुमने सुना होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या गेट है, उसके थ्रू मिलता है। ये फंडिंग एजेंसी है, JRF हो गया या गेट हो गया, वही नेट मतलब CSIR। तो ये लोग फंड करते हैं PhD वाले बच्चों को इतना पर मंथ। ठीक है सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछा था IUR से रिलेटेड? सर प्रोफेसर ये तो कंपलसरी नहीं है ना सर, PhD अगर हम IIT करते हैं तो इस प्रोफेसर बन ही जाएंगे मतलब वहां पे इन IIT सर? नहीं, देखो PhD करके अगर IIT से PhD किया तो जरूरी नहीं कि IIT में ही प्रोफेसर बनोगे, इनकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। PhD में क्या होता है, तुम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, तो तुम्हारा रिसर्च पेपर कितना अच्छा है उसके अगर से IIT मान लो बॉम्बे में प्रोफेसर बनना है, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हारा इस लेवल का पेपर होना, तुमने जो रिसर्च किया है उस लेवल का होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो है। जैसे आप, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या पटना यूनिवर्सिटी है, तो ये लोग उतना नहीं देखते हैं, तुम्हारे पास डिग्री है तो वो रिक्रूट कर लेंगे एज अ स्टूडेंट प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो देखते हैं रिसर्च प्रोफाइल क्या है तुम्हारे, क्या उस लेवल का रिसर्च तुमने किया है या फ्यूचर में उस लेवल का रिसर्च करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग। मतलब IIT से PhD करके जरूरी नहीं तुम IIT में ही प्रोफेसर बनोगे, लेकिन हाँ ये है कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन जाओगे। इतनी इंडिया में वैकेंसीज हैं, लोग ऐसे ही कम हैं PhD करने वाले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आराम से हो जाएगा। और जरूरी नहीं PhD करके प्रोफेसर ही बनेंगे, PhD करके जॉब्स भी बहुत सारी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज PhD वालों को भी आती हैं। जो IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट सेल है, उसमें कुछ कंपनी जो सिर्फ PhD वालों के लिए आती है, PhD वालों को ले आती है। इनका अच्छा प्लेसमेंट भी होता है, 20-30 लाख कम से कम होता है। और इतना तुम्हें प्रोफेसर में नहीं मिलेगा, प्रोफेसर में 1 लाख से स्टार्ट होगा, 60, 70, 80 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे भी हैं जो कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ PhD वालों को प्रेफर करती हैं एज अ जॉब में। लेकिन फिर वही है, तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए जो कंपनी को चाहिए। स्किल का मतलब जैसे कोडिंग वाला मांग सकता है, स्टैट्स है, मतलब इन लोगों का प्लेसमेंट अच्छा है, कंप्यूटर साइंस वालों का प्लेसमेंट अच्छा है, स्टैट्स वालों का प्लेसमेंट अच्छा है, मैथ्स में भी है, लेकिन तुम्हारा कोडिंग अच्छा है तो तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो PhD सर मैथ्स वाले किस किस ब्रांच से PhD कर सकते हैं सर? और मतलब मैथ्स वाले मैथ्स से, स्टैट्स से, OR से, कंप्यूटर साइंस से, कहीं से भी कर सकते हो। है ना, कहीं मतलब जैसे डेटा साइंस, अभी मैं IISc बैंगलोर का आज ही एक रिटर्न दिया है, PhD डेटा साइंस। मैं बता रहा हूँ, आज सुबह ही मेरा रिटर्न था, इसका रिटर्न एग्जाम था, PhD इन डेटा साइंस IISc बैंगलोर। तो इसमें क्या है कि अभी मैं अगर बॉम्बे छोड़ के जाता हूँ, वहाँ का एडमिशन मेरा हो जाता है, बॉम्बे छोड़ के मैं अगर वहाँ एडमिशन लेता हूँ तो वो 55 लाख रुपए 5 साल में पे करती है PhD के दौरान। मतलब 55 लाख में लगा लो 11 लाख पड़ी है, 11 लाख पड़ी है का मतलब हो गया 95 हज़ार रुपए हर महीने वो पे करेगा एज अ फेलोशिप PhD के दौरान। और डेटा साइंस इतना स्ट्रॉन्ग कोर्स है, फिर मैं किसी अच्छी कंपनी में जाऊंगा, जैसे डाटा साइंटिस्ट होते हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं डाटा साइंटिस्ट, या तो बीटेक किया है या MSc स्टैट्स में है या मैथ्स में है या कंप्यूटर साइंस में है या OR में है, यही लोग हैं। लेकिन तो PhD करके आते हो, तो अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ, या IBM हो गया या कोई बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गया या कोई मतलब जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, तो उसमें कम से कम मुझे 50 लाख से 1 करोड़ का पैकेज कम से कम इतना मिलेगा। मतलब इसके बाद अगर मैं डाटा साइंस सक्सेसफुली कर लेता हूँ तो, क्योंकि मैंने PhD किया है, मतलब मैंने 5 साल एक्स्ट्रा दिए हैं उन लोगों से जो लोगों ने सिर्फ MSc किया हुआ है। जैसे अभी MSc करके जो लोग डाटा साइंटिस्ट बनते हैं तो उनके पास सिर्फ MSc की डिग्री है, लेकिन तुमने PhD किया है तो उनसे तुम्हारी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तुम्हारे पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनसे, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पैकेज भी उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं IUR में इन्होंने डुअल डिग्री क्यों रखा हुआ है, MSc PhD डुअल डिग्री। तुम MSc करके प्लेसमेंट ले लो या PhD करके प्लेसमेंट ले लो, उसमें ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट में ही जाते हैं, कुछ लोग जो आते हैं टीचिंग में आते हैं।
IUR से PhD करके भी कुछ ही लोग टीचिंग में आते हैं, ज़्यादातर लोग अलग अलग जगह पे मतलब कंपनीज में ही काम करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च ये भी अच्छा टॉपिक है। और कुछ पूछना है? मतलब अच्छा है, IISc बैंगलोर टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया का, और भी जैसे है बाकी जगह। IIT बॉम्बे से भी PhD करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट होता है। पिछले साल भी एक का हुआ था, उन्होंने ASI में मतलब PhD किया था, 22 लाख था उनका, नाम मुझे याद नहीं है। मतलब हर तरह का है। देखो मेन क्या है ना, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। मान लो तुम यहाँ पे हो और तुम्हारा सपना यहाँ पे है, तो एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तब वहां तक पहुंचोगे। एक दिन में नहीं पहुंच जाओगे। टेक वन स्टेप टुवर्ड दैट। जब वहां पहुंचोगे तो अगला कदम तुम्हें वहां से दिखेगा, जब तुम वहां पहुंचोगे तो अगला कदम तुम्हें वहां से दिखेगा। ठीक है, वो चीज है। जैसे मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं सीतामढ़ी, मेरा बिहार में सीतामढ़ी से हूँ। मैं 10th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं जॉब करता था, जॉब क्या मतलब छोटी मोटी नौकरी करता था, दुकान उकान में होते नहीं है, दुकान में जो स्टाफ होते हैं उस तरह का। मैं 3-4 महीने किया, फिर मुझे लगा नहीं मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं 12th में साइंस लेके पटना आ गया। फिर पटना से मैं क्या किया, मैं दिल्ली इसलिए गया था, फिर मुझे लगा मैथ्स ऑनर्स करूंगा। मैंने दिल्ली में मेरा अच्छा नंबर भी 12th में थे, मैं DU चला गया, वहाँ से मैथ्स ऑनर्स किया। फिर वहाँ से फिर मैं IIT दिल्ली चला गया, और IIT दिल्ली में अभी IIT बॉम्बे में हूँ। मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब गांव में 10वीं में था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं IIT बॉम्बे पहुंचूंगा, लेकिन मैंने एक एक कदम आगे बढ़ाए तो आज मैं यहाँ पे हूँ, और आगे कहाँ जाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। तो जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाओ, उसके बाद फिर अगला वहां से दिखेगा, मतलब है ना। तो जरूरी नहीं यहाँ से तुम्हें अब आज से 10 साल बाद कहाँ रहोगे, तुम इमेजिन कर सकते हो लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, एक एक स्टेप उसके अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ाते रहो तो यू विल बी बेटर प्लेस देन यू डिजर्व और देन यू वांट, है ना। फेलियर से कैसे डील करें बिना डिप्रेशन हुए? भाई देखो, फेलियर ही है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, तुम्हें समझ आएगा। ऑर्डिनरी लोग कैसे सोचते हैं, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, अच्छा मतलब ये रास्ता है, ये तुम यहाँ पे हो, सपोज यू आर हेयर, तो इधर फेलियर है और इधर सक्सेस है। तो तुम्हें ऐसा लगता है, जो ऑर्डिनरी लोग ये सोचते हैं, अच्छा तुम फेल हो गए मतलब तुम सक्सेस से बहुत दूर हो गए। तो ये ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं, मतलब जो जिनकी मेंटेलिटी छोटी है। लेकिन तुम्हें अगर चीजों का अंदाजा हो जाएगा, मतलब जब तुम लाइफ में एक्सपीरियंस फील करोगे, फिर तुम्हें लड़ाई जाएगा, ओके यू आर हेयर, then you will go to failure, you will go to failure, you will go to failure, and then after failure you will reach to success। तो ये लाइफ है और ये असलियत है लाइफ की। यू फेलियर 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 देन सक्सेस, मतलब बीच में बहुत सारे फेलियर्स आ सकते हैं, उसको तुम्हें डील करना है। डील कैसे करना है, मतलब ये ध्यान रखना है कि फेलियर इज अ, मतलब एक कोट है, एवरी फेलियर इज वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। और जो फेल नहीं हुआ लाइफ में ना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कोई सक्सेसफुल हो गया तो कभी फेलियर नहीं हुआ होगा, ऐसा है नहीं। चलिए उससे पूछो, वो बताएगा तुम्हें कितना फेलियर हुआ है। जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैं मैथ्स ऑनर्स में DU में फेल हो गया था, BSc ऑनर्स मैथ्स में 3rd ईयर में फेल हो गया था। MSc में मेरी IIT दिल्ली में बहुत खराब पोजीशन थी, मेरी और शशि दोनों की, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा कर नहीं पाए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा था, है ना। वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, जब तुम जाओगे तुम्हें समझ आएगा, अच्छा हम अपने गाँव में टॉपर हुआ करते थे, यहाँ तो हम नीचे से टॉपर हैं। तो ऐसा होता है, मतलब क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं ना, तो उनके बीच तुम्हें कम्पीट करना होता है। तो MSc IIT दिल्ली में कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, 2 साल निकल गया, पता ही नहीं चला हुआ क्या, ये चीज है। तो ये सब ठीक है, फिर भी आगे बढ़ाओ। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर फेलियर से डील कैसे करना है तो ये लाइन याद करना कि 4-5 साल बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, अगर 40-50 साल बेटर हो रहा है, वरना 4-5 साल तो बचा लोगे, लेकिन 40-50 साल खुद को कोसते रहोगे। मतलब 40-50 साल रिग्रेट होगा तुम्हें कि काश हम वो कर लिए होते, या एक बार और ट्राई कर लिए होते ना। तो वो मौका मत दो। 4-5 साल ये बुरा वक्त होगा, उसमें बहुत सारे लोग तुम्हें, है ना, अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी होगी, है ना, क्योंकि जब फेलियर से आदमी गुजर रहा होता है ना, तो वो अकेला ही होता है। फिर वहाँ तुम्हें लोगों का पहचान भी होता है, कौन तुम्हारे साथ है, कौन सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसके हिसाब से। लेकिन बाद में तुम अच्छा हो जाओगे तो, और हो ही जाओगे। जो आदमी फेलियर के साथ चलता रह गया, रुका नहीं, तो बहुत आगे जाएगा लाइफ में। मतलब रुका नहीं, बस तुम रुको मत, नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप, बस आगे बढ़ते जाओ। मतलब फेलियर आने दो, एक बार और ट्राई कर लेंगे। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, आदमी डिप्रेशन में क्यों जाता है, क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर करने लगता है। जैसे मेरे साथ वाले लोग, यार ये कर रहा है, हम ये नहीं कर पाए, हमारे साथ ही थे, तो वहां प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब तुम अपने आप को किसी से कंपेयर कर लेते हो।
और यहाँ डिप्रेशन या यहाँ पे दिक्कत होता है जब तुम अपने फेलियर को दूसरों के सक्सेस से कंपेयर करते हो। किसी और की लाइफ में कोई और फेलियर है, कोई और सक्सेस है, तुम्हारे लाइफ में कोई और फेलियर, कोई और सक्सेस है, और तुम अलग हो, वो अलग है। इसलिए कंपेयर करना तो कंपेयर मत करो। तुम अपने आप को हमेशा दूसरों से बेहतर मानो। तब भी जब तुम फेलियर हो रहे हो तब भी तुम ये अज्यूम करो कि तुम मुझसे बेहतर हो। इसके लिए थोड़े से कुछ अलग अलग बुक्स, एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ बुक्स पढ़ो। जैसे कुछ बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जैसे मैं तुम्हें कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। जैसे एक बुक है द सीक्रेट, जैसे ये है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या मान लो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये सब बुक्स तुम पढ़ोगे तुम्हें जिंदगी की असलियत पता चलेगी। क्यों? क्योंकि ये बुक्स जो लोग लिखते हैं उन्होंने सालों रिसर्च किया है उन चीज़ों पे। अब तुम्हारे जब बुक पढ़ते हो तुम्हें बहुत सारे भ्रम टूटते हैं। मतलब जब हम पैदा होते हैं ना, हमारा दिमाग खाली होता है। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आते हैं, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में कुछ अजम्पशंस या कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, वो हम सच मान लेते हैं। जब हम इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं तो जाकर तुम्हें समझ आ जाता है तुम ये सही सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो। जैसे वो मैंने एग्जाम्पल दिया फेलियर है सक्सेस वाला, कि आम लोगों को लगता है ये फेलियर है, ये सक्सेस है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है उनको ये लगता है अच्छा फेलियर इज अ वे ऑफ सक्सेस। मतलब फेलियर रास्ते में आएगा ही, अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वो आना ही है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब तुम गलत रास्ते पे हो। ठीक है जी, तुमने काफी टाइम इसी में लगा दिया। कितने हो गए? 8:30 हो गए। कोई नहीं, पहली क्लास थी, नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मन में किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो? सर पूछ रहे हैं कि अगर हमको मैथमेटिक्स एमएससी में एडमिशन लेना होगा तो मेरा ये स्टैट्स का नॉलेज हमको आगे काम देगा ना? जी, एमएससी मैथ में भी कोर्स आएगा ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ भी ये कोर्स पढ़वाते हैं, तो वो काम आएगा। और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगी भाई, वो कहीं ना कहीं हेल्प होगा ही। तुमने कुछ भी पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे हेल्प करेगा। कहीं प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा सर ये नॉलेज जो हाँ, स्टैट्स का हम गेन करेंगे? स्टैट्स, एक्चुअली स्टैट्स एंड सीएस मतलब प्रोग्रामिंग तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा प्लेसमेंट में। स्टैट्स में जो एप्टीट्यूड मतलब मैं बताया था तुम्हें कि जो प्लेसमेंट के प्रोसेस है या इंटर्नशिप के जो प्रोसेस है, उसमें एक प्रोसेस बीच में आता है टेस्ट। टेस्ट में वो क्या पूछते हैं तुमसे? वही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कॉम्बिनेटोरिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। ये चीज़ लॉजिकल थिंकिंग लोग प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स से चेक करते हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो काफ़ी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, मतलब ऐसे ही नॉन एकेडमिक्स। और किसी पास कोई क्वेश्चन है? तो नहीं है तो नेक्स्ट सर क्लास से मैं क्या करूँगा? हाँ सर अगर एमएससी मैथ्स करते हैं और क्या कहते हैं उसके बाद गेट गेट करने के बाद सर पीएसयू सब में कोई ऑप्शंस होते हैं क्या? हाँ हाँ, ओएनजीसी सब में? बहुत ऑप्शन है भाई। जैसे तुमने एमएससी कर लिया, ठीक है, एमएससी मान लो मैथ में किया या स्टैट्स में किया या होमवर्क में किया या कोई भी चीज में किया। पीएसयूज में डेटा साइंटिस्ट्स की होती हैं क्या जॉब्स? हाँ हाँ, हर कंपनी को देखो इतनी डाटा जनरेट हो रही है, हर कंपनी को डेटा साइंटिस्ट चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए, हर कंपनी को आजकल चाहिए। तो हर कंपनी को चाहिए, हर मल्टीनेशनल कंपनी को ये चाहिए, इसलिए बहुत वैकेंसी है इसकी। तो जैसे अभी मैं आईएससी बैंगलोर का जो बोल रहा था, मैंने किसका रिटर्न दिया है? पीएचडी डेटा साइंस का। उसमें एमटेक भी कराता है डेटा साइंस में, एमटेक डेटा साइंस कराता है वो। तो तुम एमएससी के बाद गेट दो, गेट मैथ्स का दो, अगर तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड है तो जो भी बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग गेट सेलेक्ट करो। स्टैट्स में भी गेट है आजकल, कंप्यूटर साइंस में भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हें अच्छा स्कोर आता है गेट में तो तुम एमटेक में एडमिशन ले लो। एमटेक बहुत सारी इंस्टीट्यूट कराती हैं, खड़गपुर भी कराती हैं अलग अलग प्रोफाइल में, गुवाहाटी है, मद्रास है, आईएससी बैंगलोर है, एमटेक इन डेटा साइंस। तुम्हारा अच्छा है, सबसे मेरा भी इस बार एमटेक में एडमिशन भी हो जाता ऐसे ही, लेकिन मुझे एमटेक में क्या करूँगा, एमएससी हो गया तो मतलब डबल हो गया, इसलिए मैंने पीएचडी को अप्लाई किया। तो ये अच्छा रैंक था मेरा, 82 रैंक था इस बार, तो ये ठीक रैंक है मतलब। तो इस पर कहीं भी एडमिशन हो जाएगा एमटेक में, अंडर 100 रैंक है तो कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। खड़गपुर में भी है कंप्यूटर प्रोसेस। हाँ सर आपने भी तो कोई रिसर्च पेपर दिया होगा सर, या फिर सर आप कोई तैयारी कर रहे होंगे रिसर्च पेपर, जब पीएचडी के लिए जब कर रहे अप्लाई कर रहे थे?
कौन सा पेपर मतलब? सर रिसर्च पेपर जैसे आप बोले ना सर कि पीएचडी के लिए रिसर्च पेपर देना जरूरी है। नहीं, पीएचडी में तुम्हें रिसर्च करना होता है, पीएचडी जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो थीसिस लिखते हैं। तो थीसिस सर जो होता है एडमिशन वो, के लिए रिसर्च पेपर जैसे आप बोले एडमिशन के लिए जरूरी होता है रिसर्च पेपर देना, सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो रिसर्च पेपर तुम पीएचडी में जाके करते हो, एमएससी के बाद तुम पीएचडी में जब जाओगे तो वहाँ रिसर्च ही करना होता है। 5 साल तुम 4 या 5 साल जो बैठते हो तो वही रिसर्च करते हो तुम, तो वहाँ तुम्हें रिसर्च पेपर लिखना है उन 5 साल में। चलो ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन जरूरी है इस तरह से। और भी किसी का मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और आज हमने स्टार्ट नहीं किया है कोर्स, कोर्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अब। तो आधे घंटे बचे हैं, तो यही थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें लाइफ की, या और भी कुछ तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं, तुम पूछो। अगर मेरे पास आंसर होगा तो आई विल ट्राई। एएसआई में कौन कौन से सर कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ा था आपने? एएसआई में कौन कौन से कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ा था? ओके, गुड क्वेश्चन। सो देखो, एएसआई में फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पास 5 कोर्स हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सो मेरे पास कोर्सेस हैं प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस। 4 गए, 5वां है सी प्लस प्लस। ये बहुत अलग लेवल का होता है, क्योंकि एएसआई में जब सी प्लस प्लस करते हो उसमें तुम्हारे पास बीटेक वाले बच्चे भी होते हैं। 600 बच्चों का बैच होता है सी प्लस प्लस का, एक क्लास में 600 बच्चे बैठते हैं, इतनी बड़ी क्लासरूम होती है कि बैठते हैं। तो ये बड़ा अलग लेवल का होता है और ये बहुत हेल्प करता है। तो पहले सेमेस्टर में पढ़ा हमने सी प्लस प्लस। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास कोर्स आता है, सेकेंड सेमेस्टर के हैं रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, स्टोकास्टिक प्रोसेस, और थर्ड सेमेस्टर इसी में डेटा स्ट्रक्चर, यस डेटा स्ट्रक्चर हो गया। फिर यूनिक्स प्रोग्रामिंग, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन। तो यूनिक्स प्रोग्रामिंग एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन है, मतलब इसमें थ्योरी पढ़ाएंगे और ये इसमें प्रोग्रामिंग कराएंगे। फिर आता है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, तो इन्फरेंस तो थ्योरी कोर्स है इन्फरेंस। और फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन। ये सेकेंड सेमेस्टर कोर्स है। जब रिग्रेशन करोगे तो टीचर तुम्हें आर सिखाएंगे, और इसमें आर में एक प्रोजेक्ट भी करवाएंगे टीचर खुद ही। डाटा एनालिसिस प्रोजेक्ट होता है, वो तुम्हें सिखाते हैं कि आर लैंग्वेज को यूज करके कैसे तुम डाटा एनालिसिस करोगे किसी डेटा का। तो सी प्लस प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में था, आर यहाँ पे था। फिर यहाँ पे आता है यूनिक्स प्रोग्रामिंग। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है वो कौन सा लैंग्वेज तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहता है। ये एडवांस प्रोग्रामिंग है, मतलब सी प्लस प्लस के बाद डेटा स्ट्रक्चर में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाइनरी ट्रीज हो गई, सर्च हो गया, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब तुमने नाम नहीं सुना होगा, अभी सुनोगे बाद में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सर्च है या सॉर्टिंग है, इस तरह का एल्गोरिथम्स होते हैं जिसको हम जिस पे हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये एडवांस प्रोग्रामिंग है, इसको एडवांस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसमें कुछ टीचर सी फॉलो करता है, कुछ सी प्लस प्लस, तो टीचर के उस पे है। लेकिन एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में तुम सी प्लस प्लस करते हो तो टीचर भी ये चाहता है सी प्लस प्लस ही करो। तो जो सी प्लस में तुमने यहाँ बेसिक कोर्स किए थे, इस सी प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक कोर्स किया था, तो उसको यहाँ आगे कंटिन्यू किया जाता है। फिर थर्ड सेकेंड हो गया, थर्ड सेमेस्टर में आता है तुम्हारे पास, थर्ड सेमेस्टर में है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस। अच्छा मैं पूरा लिखता नहीं हूँ एक्चुअली, ठीक है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस। फिर आता है मैंने एडवांस प्रोबेबिलिटी लिया था, लेकिन मेन कोर्स होता है डेटा माइनिंग, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी, मैंने ये कोर्स नहीं लिया था, इलेक्टिव है ये डेटा माइनिंग, मतलब ये मशीन लर्निंग एक्चुअली। और फिर आता है डेटा माइनिंग के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल ये मैंने लिया था, ये इलेक्टिव कोर्सेस हैं, थर्ड सेमेस्टर में इलेक्टिव आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। और फिर आता है बायोस्टैटिस्टिक्स। अब ये थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, जब तुम कैटेगरिकल डाटा एनालिसिस करते हो तो इसमें वो तुम्हें सिखाते हैं स्टैट। स्टैट अगर तुमने नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करना, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैट्स में काफ़ी यूज होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। डेटा माइनिंग में वो तुम्हें पाइथन सिखाते हैं, डेटा माइनिंग, ठीक है, पाइथन या आर, वो तुम्हें सर ऑप्शन देंगे। ये जो सैस है सर, ये तो पेड लैंग्वेज है सर। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी एडिशन अवेलेबल है, मतलब तुम किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो फ्री में तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, मतलब आईआईटी बॉम्बे की तुम्हारे पास यहाँ आईडी होगी, तो आईडी के अकॉर्डिंग तुम्हें फ्री में वो देंगे एक्सेस। ओके सर, ओके सर। तो सैस हो गया, फिर ये आर पाइथन, यहाँ तुम्हें डाटा माइनिंग कोर्स आता है, मतलब मशीन लर्निंग है एक्चुअली ये डाटा माइनिंग।
तो मशीन लर्निंग में तुम्हें आर या पाइथन में तो कोडिंग करवाते हैं तुमसे। न्यूमेरिकल एनालिसिस थ्योरेटिकल है, बायोस्टैट्स थ्योरेटिकल है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में हो गया तुम्हारे पास कोर्सेस है हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस और है यहाँ भी सारे इलेक्टिव्स हैं, एक ही कोर कोर्स है ये, बाकी इलेक्टिव्स हैं, मतलब तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम कोर्स चूज करो, मैथ्स, स्टैट्स, ओआर, सीएस, जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना बताता हूँ। टाइम सीरीज तो कोर कोर्स था, सबको पढ़ना है। उसके बाद हमारा था डेरिवेटिव प्राइसिंग। तो डेरिवेटिव प्राइसिंग मतलब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो ये हमने लिया था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है ये। फिर था नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। फिर है तुम्हारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब मॉडल्स के बारे में पढ़ाते हैं इसमें। और फिर है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और फिर आता है बिग डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो मैंने सारे कोर्सेस लिख दिए तुम्हें एमएससी में जो हमने पढ़ा है। ओके, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या है, टाइम सीरीज में फिर से तुम्हें ये रिग्रेशन का अगला पार्ट है, मतलब अगला पार्ट इन द सेंस रिग्रेशन में तुमने डाटा एनालिसिस किया हुआ है, तो रिग्रेशन से लीनियर रिग्रेशन हो गया या लॉजिस्टिक हो गया, इस तरह से। तो टाइम सीरीज में क्या है, कुछ टाइम सीरीज डेटा होती हैं, तो उसका फिर से आर में या पाइथन में तुम्हें डाटा एनालिसिस सिखाते हैं या तुम्हें करना होता है। डेरिवेटिव प्राइसिंग में कोई लैंग्वेज नहीं है। नॉन पैरामीट्रिक में फिर से आर में तुमसे काम करवाते हैं वो। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, यहाँ भी या तो SAS में काम करवाएंगे या आर में या पाइथन में। और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में टीचर पे डिपेंड करता है, जैसे हमें नहीं करवाया उन्होंने प्रोग्रामिंग। बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे इसमें इन्होंने डाटा देगा तुम्हें, ये भी मशीन लर्निंग का पार्ट है, दिस इज आल्सो मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो डाटा माइनिंग का अगला पोर्शन है, डेटा माइनिंग मतलब बेसिक समझ लो और ये एडवांस हो गया। तो इसमें फिर से तुम्हें वही आर या पाइथन। तो मेनली क्वेश्चन जो था तुम्हारा कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमएससी एएसआई में कराते हैं, तो तुम अगर पूरा कोर्स देख लो तो C++ से स्टार्ट होता है। सी भी कुछ लोग करा सकते हैं, ऐसे कराते नहीं है, C++ ही कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो यूनिक्स एनवायरनमेंट में जो था यूनिक्स प्रोग्रामिंग। फिर आर आता है, आर तो कंपलसरी है, पाइथन आता है और SAS आता है। तो ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे थ्रू तुम फैमिलियर हो जाओगे आफ्टर एमएससी, मतलब फैमिलियर हो जाओगे, तुम वर्क करोगे तो एक्सपर्ट भी हो जाओगे, है ना। तो आर तो हर टीचर आर का नाम लेगा, एमएससी स्टैट्स कहीं से भी करोगे मुझे लगता है वो आर तो उसका मतलब हर टीचर बोलेगा आर में कोड लिख के लाओ, ये वो आर है। C++ तो कंपलसरी कोर्स से करना ही है तुम्हें, आर, पाइथन और SAS। तो ये लैंग्वेज है जो यहाँ सिखाते हैं, मतलब इसका एक्सपोजर तुम्हें मिलेगा। बाकी तुम्हें एक्सपर्ट बनना है, तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कौन कौन सा कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ओके। सर पूछ रहे हैं कि सिर्फ आपका नोट्स और असाइनमेंट बनाते जाएंगे और किताब और प्रीवियस ईयर बना लेंगे, आपका नोट्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे तो हाँ, नोट्स, एमएस में बुक्स, बड़े कोई एक बुक पढ़ो, नोट्स कोई एक बुक पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ये 3 चीज काफी है। इसी का रिपीटेड रिवीजन करो, सर रिपीटेड मतलब मानिए बार बार। सर मानिए कि बुक नहीं पढ़ रहे हैं, खाली आपका नोट्स पढ़ रहे हैं, तब लॉस होगा ना। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास में टीचर सब कुछ नहीं बताता है, मतलब बता भी नहीं सकता ना, वो हर चीज एक एक चीज, उतना टाइम नहीं है उसके पास। तो वो मेनली तुम्हें मेन चीजें बताता है, कॉन्सेप्ट बता देता है। लेकिन बुक्स क्या है, तुम्हें पूरा बुक सब कुछ डिटेल में 0 to 100 सब कुछ लिखता है। तो बुक तुम्हें चीजों को समझने में हेल्प करती है। बहुत सारी चीजें जो टीचर नहीं बताया होगा बुक्स में वैसे लिखी होंगी। तो बुक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो तुम्हें पूरा 100% आइडिया देता है चीजों का। क्लास टीचर नोट्स में सिर्फ रेलिवेंट चीजें बताता है, जो इम्पोर्टेंट है या रेलिवेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जरूरी तुम टेस्ट कर सको, बाद में तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करो, तो ये होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करो, अपना लेवल चेक करो तुम एग्जाम के लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है ना, काफी होता है। एक बार नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करो, इतनी बार करो कि तुम्हें टिप पे हो। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी तुम 2021 से पेपर उठाओगे, 100 मार्क्स से मुश्किल है तुम्हें 10 नंबर अभी होगा, क्योंकि तुमने तैयारी नहीं की होगी, 10 नंबर का होगा। जिन लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा 21 का अभी भी सॉल्व करेगा, तो मुझे लगता है 100 तो नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ होगा अभी तक। लेकिन मैं कहता हूँ तब तक सॉल्व करो जब तक तुम 100 के लायक ना हो जाओ। मतलब पहली बार सॉल्व किया तुम्हें 10 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, दूसरी बार सॉल्व करो 20 के आए, 30 के आए, 10 बार सॉल्व करो। ये तब करना जब पूरा कोर्स पढ़ लो, अभी नहीं, क्योंकि कोर्स अगर पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। एक बार कोर्स कर लिया तो प्रीवियस ईयर को 10 बार सॉल्व करो, एक साल के पेपर को 10 बार। इससे फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन तुम्हें समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और उस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा सोचने में, तुम्हें सीधा क्लिक करेगा, अच्छा ये इस साल भी आया था तो वैसा ही है।
तो ये हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। ये 4 चीजें करो बस, इनफ है। नोट्स, कोई एक बुक उठाओ, थ्योरी, एग्जांपल, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो एंड में होगा कोर्स खत्म होने के बाद। C++ का कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं क्या? C++ का जो हमें यहाँ इन्होंने पढ़ाया था, बुक्स अलग अलग, मुझे नाम तो याद नहीं है, इनका अपना ही IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है, अपना बेसिक बुक जानना था। बेसिक C++ का बेसिक बुक एक्चुअली 11-12 में C++ आता है, CBSE बोर्ड में है, तो उस लेवल का बुक मुझे लगता है इजी होगा। तो मुझे नाम याद नहीं, बट मैं बता सकता हूँ, तो मुझे मैसेज करना, ढूंढ के बताऊंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। C++ या तुम यूट्यूब या फिर सर NPTEL पे कोई कोर्स हो? हाँ NPTEL पे है, मैंने भी कई सारे कोर्स किए हैं, NPTEL पे है, या कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स है, ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स वेबसाइट है जो तुम्हें प्रोग्रामिंग सिखाता है। हैकर अर्थ है, आज मैंने जो टेस्ट दिया है IISc बैंगलोर का इसी प्लेटफॉर्म पे था, हैकर अर्थ गया या Yes, हैकर, sir. और इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तुम्हें बेसिक से, और उन पे एक्सरसाइजेस भी इस होती पे है। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं। हाँ, पहले वो एग्जांपल देगा, तुम्हें समझाएगा, फिर उस पे एक Yes. क्वेश्चन देगा, तो प्रोग्रामिंग लिख के देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो हैकर अर्थ पे जाके देख सकते हो, ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स है, और भी बहुत सारे हैं, हैकर साइंस या हैकर टेक, ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे वेबसाइट लोगों ने बना रखे हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो, गूगल पे दुनिया की सब हर चीजें हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर गूगल पे सर है। कुछ सर्च करके रखा है, आपसे डिस्कस करता हूँ। सर कुछ सर्च करके रखा है मैंने कोर्सेज, आपसे ओके, डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, तो क्वेश्चन अगर खत्म हो गया है, तो आज तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरा ये होगा, अच्छा एक मिनट, कुछ चैट में क्वेश्चन है, दिस ईयर प्लेसमेंट स्टार्ट्स। ओके, तो प्लेसमेंट का क्या है, हमारे क्लास में 32 बच्चे थे ASI में, उसमें से 27 का प्लेसमेंट हो गया है, और बाकी जो 5 बच्चे बचे हैं, ये वो लोग हैं जिनको ISS करना है, या इनको कुछ और करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जैसे मान लो कोई RBI की प्रिपरेशन कर रहा है, RBI के तुम्हें पता होगा पोस्ट निकलता है स्टैट्स वालों के लिए, वो हो गया, या कुछ लोगों को आगे PhD करना है, वो है। तो ये 4-5 वो लोग हैं जिनका नहीं हुआ, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं था कि उनका प्लेसमेंट होगा, तो पहले ही हार मान गए, उन्होंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं करा। तो 1-2 लोग उनमें से ऐसे भी हैं हमारे क्लास में, हर क्लास में होगा, मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं उनको, हमारा प्लेसमेंट हो सकता है, मतलब वो सोचता हम उस लायक ही नहीं है, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो लेकिन अगर करता तो उसका भी हो जाता, लेकिन वो पहले से ना डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो 5 लोग हैं। तो इस बार 32-27 लोगों का प्लेसमेंट हुआ हमारे पास, 5 बाकी उनका अपना रीजन होगा, लेकिन ये 5 अगर अप्लाई करते तो इनका भी होता, मतलब यहाँ 100% प्लेसमेंट अभी भी चल रही है प्लेसमेंट्स, मतलब दिसंबर में स्टार्ट होता है, 1 दिसंबर से प्लेसमेंट सीजन, जब तुम 3rd सेमेस्टर में रहोगे, और ये अभी जो चल रहा है क्या है, अभी इस महीने तक, मई तक चलता है प्लेसमेंट सीजन। कंपनीज आती रहती है, रिक्रूटमेंट होता रहता है, जो हो गया वो बाहर हो जाता है, जो नहीं हुआ है वो लोग अप्लाई करते रहते हैं। स्कॉलरशिप अवेलेबल, मैंने बताया था स्कॉलरशिप का MCM मिलता है यहाँ पे, मेरिट कमीशन स्कॉलरशिप, जिसमें वो 40,000 पर ईयर देते हैं, प्लस ट्यूशन फीस नहीं होता है, जनरल OBC वालों के लिए। SC ST वालों के लिए मेस फ्री है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके लिए है। सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें चाहो तो तुम यहाँ से लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन होता है, बहुत एक्सेसिबल है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, और जब जॉब हो जाए उसके 10 साल बाद पे करना है, या MSc के बाद, तो सारा खर्च IIT उठाएगी, ऐसा होता है। हाँ, तो ठीक है जी, तो सन्मुख गेटिंग माय आंसर, MCM स्कॉलरशिप है यहाँ पे, जनरल OBC बच्चों के लिए, SC ST के लिए उनका फ्री मेसिंग का है, ट्यूशन फीस फ्री है, तो SC ST को बहुत कम फीस देना है, 10 से 20 हज़ार रुपये, 10,000 एक सेमेस्टर का लगता होगा मुश्किल से, 10-20 हज़ार रुपये, वो बहुत है। सर आपका बैकग्राउंड स्टैट्स का नहीं था तो कैसे मैनेज किए? एक्चुअली मुझे शुरू में मतलब लास्ट ईयर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको भी फील हुआ होगा मुझे स्टैट्स बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं पढ़ के सीखा एक्चुअली, क्योंकि मेरा उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, मैंने मैथ्स बैकग्राउंड सर ऐसा नहीं है सर। तो मतलब बहुत अच्छा, मैं खुद भी मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हाँ मैंने खूब पढ़ा है, मैंने रोहतगी पढ़ी,
ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और ये बुक साहू वाला बुक देखा, तो इस तरह से हमने वर्क किया। मतलब वर्क करना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार, फिर धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाती है। मतलब तुम जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर जीरो, फिर धीरे धीरे बाद में जाकर 100 होगा ना। दिक्कत क्या होती है, जीरो पे हम 100 से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई बच्चा उस लेवल पे 100 पे होगा तो वो है, लेकिन सर ठीक है। इस बार बताइएगा तो कौन से बुक लेके चलिएगा, साहो या वीके रोहतगी? इस बार, पिछले बार मैं रोहतगी लिया था, तो मुझे थोड़ा उतना रोहतगी में चीजें डिटेल में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार साहू से स्टार्ट करें, एक एक मैं अच्छा, डेफिनेशन, वही थ्योरम और ज्यादा ठीक एग्जांपल्स रहेगा। कराऊंगा। बाकी यू आर फ्री टू सॉल्व, रोहतगी के एग्जांपल्स एक्सरसाइज तुम सॉल्व करो, डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता कपूर, रोहतगी, चाहे कैसला बर्गर, तुम फ्री हो घर पे एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, थ्योरम्स एंड डेफिनेशन करने के लिए। कुछ नहीं समझ आता है तुम क्लास में पूछो या पर्सनली पूछो। क्लास में पूछोगे तो ऑब्वियसली सबको बताना ही पड़ेगा, पर्सनली में ये है कि टाइम नहीं मिलेगा तो शायद ना बता पाऊंगी, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही होती है ना, तो इतने सारे लोगों को मैसेज आ रहे होते हैं ये क्वेश्चन, तो टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो क्लास में पूछो, फिर उससे हो जाएगा, ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तुम फ्री हो किसी बुक के लिए? मैं इस बार सोच रहा हूँ मैं प्रीफर करूँ साहू वाली बुक। डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, थ्योरम्स हो गए, फिर एक्सरसाइज हो गया इसके अकॉर्डिंग। और इजी लैंग्वेज है, थोड़ा इस बार भी करके देखते हैं। 19 चैप्टर है, 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 19 19 चैप्टर तक जाएंगे, पूरा कोर्स हो जाएगा उसमें। परफेक्शन के पीछे नहीं जाना, मैंने एक बार अच्छे कंप्लीट कर लो, चाहे इजी लेवल की बुक हो या कोई भी हो, एक बार अपने आप में ये तुम्हें लगे कि हाँ तुमने पूरा कोर्स अच्छे से कर लिया है, फिर उसको अब अच्छा करने पे लगो। मतलब एक बार कोर्स पूरा हो गया, फिर उसके बाद अब मेन क्या फोकस होना चाहिए कि उसके बाद फिर फोकस होना चाहिए कि अब उसको हम अपना लेवल इंप्रूव कैसे करें, मतलब एग्जाम के लेवल तक हम हैं या नहीं है, वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिख जाएगा, मॉक टेस्ट से दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। बुक चेंज कर लो, रोहतगी अगर तुमने सॉरी साहू के सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज हमने कर लिए, मान लो बहुत इजी लेवल का है, सारे कर लिए हमने, कुछ अच्छे भी हैं, तो फिर तुम रोहतगी की एक्सरसाइज उठा लो, या नहीं उठाओ तो सिर्फ जैम के पेपर से उठा लो, या जो मार्केट में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, या कोई अच्छी बुक उठा लो इसके बाद। लेकिन इस बार हम मेरा मन यही है कि मैं साहू का स्टार्ट करूं, लेकिन तुम लोग अगर सर एक और बुक है सर, बताओ बताओ। एक ये भुवन गुप्ता और दास गुप्ता का किताब है जो सर कोलकाता में ज्यादा चलता है सर, वो कैसा रहेगा? तो उसका पीडीएफ है तुम्हारे पास या? हाँ सर, पीडीएफ होगा मेरे पास, भेजना होगा एक तो बार मैं आपको भेज दूंगा। हाँ हाँ, पर भेजना, देखेंगे होगा तो फॉलो करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर बुक 100% अपने आप में 100% है, अपने आप में हर बुक गुड है, कोई भी बुक। तो एक बार ना, मतलब एक बार जस्ट कंप्लीट कर लो बुक, उसके बाद फिर तुम एनालिसिस करो कि तुम्हारे अंदर कितना वो हुआ है ना, तुमने कितना गेन किया उस बुक से, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है, वर्क करना है ना। वैसे क्या, रिवीजन इज द की, मतलब एक बार में परफेक्शन मत ढूंढो कि एक बार में तुम परफेक्ट हो जाओगे, री है ना, मतलब बार बार तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बुक देख लेंगे अगर चलता है तो। ऐसे तो अच्छा यहाँ पे क्या है, बॉम्बे में क्या है, तुम आओगे ना तो यहाँ कलकत्ता के बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, आईआईटी बॉम्बे में स्टैट्स के जितने प्रोफेसर हैं, 13-14 प्रोफेसर हैं, चलो 15 लगा लेता हूँ, इन 15 में 10 तो ऐसे हैं जो बंगाल से हैं, उन 10 में 7-8 तो ऐसे हैं जो आईएसआई से पीएचडी किया हुआ है। आईआईटी बॉम्बे का बता रहा हूँ, 15 प्रोफेसर अगर स्टैट्स के हैं तो 10 तो बंगाल के ही रहने वाले हैं, तो उनका रहने वाले बंगाल का नेटिव है। उनमें से 7-8 ऐसे हैं जो आईएसआई से, उन्होंने 8-9 ऐसे होंगे जो आईएसआई से पीएचडी किया है। तो आईएसआई बहुत डोमिनेट करता है इंडिया में। इनफैक्ट तुम विदेश की यूनिवर्सिटी में उठाओगे, मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ एमएससी किया था, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएस में पीएचडी कर रही है, तो स्टैट्स में ही, तो उसका जो गाइड है वो भी आईएसआई से पीएचडी किया हुआ है, मतलब यूएस की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में वो प्रोफेसर है, और उसने भी आईएसआई से पीएचडी किया हुआ है। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी जो स्टैट्स के प्रोफेसर, उनमें से भी कुछ वैसे, मतलब बहुत सारे इनफैक्ट हाँ, मतलब आईएसआई वाले लोग हैं, तो आईएसआई बहुत डोमिनेट करता है, मतलब ये वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट है स्टैट्स के मामले में। क्योंकि मुझे अभी कोई दोस्त बता रहा था, इसके जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, इनके 80% स्टूडेंट तो विदेश चले जाते हैं पीएचडी करने के बाद, वहीं प्रोफेसर बन जाते हैं, जो भी होता है। बाकी जो 20% बचते हैं वो इंडिया के अलग अलग जगह पे, अच्छे जगह पे होते हैं। सर आईएसआई का मैथमेटिक्स जो डिपार्टमेंट बंगलोर में है, मतलब उसका भी यही स्टोरी रहता है। हाँ, एक्चुअली कलकत्ता पुराना है आईएसआई कलकत्ता, उसका ओरिजिन है, तो उसका ज़्यादा फेमस है। बाकी बहुत सारे ब्रांचेज अब तो हैं उसके, दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, मैं देखा था, बैंगलोर में भी है, और कलकत्ता में भी 4 है, चेन्नई में भी आ गया है,
5 है, क्योंकि इस बार मैंने आईएसआई का पीएचडी भी अप्लाई किया है मैंने, तो अगर वहाँ होता है तो बॉम्बे छोड़ दूंगा मैं। तो कोलकाता है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बैंगलोर है और चेन्नई है, इनके 5 सेंटर है आईएसआई के लाइसेंस। मैं जैसे देख रहा था अभी, अब उन्होंने शुरू किया है, तो अच्छा है। लेकिन कलकत्ता वाला बेस्ट है, कलकत्ता एंड दिल्ली बहुत अच्छा है, बैंगलोर का भी अच्छा है। मैथ्स का भी होगा, लेकिन मैथ्स में उससे भी अच्छे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं मैथ्स के लिए, जैसे IMSC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में है, या जैसे तुम्हारे पास IITs भी हैं, या IISc बैंगलोर भी है, या CMI आता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका प्योरली मैथ्स पे काम होता है। और भी हैं, टीफर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इनके यहाँ भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस में। और टीफर भी तो वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये डीम्ड है, तो इनका भी काफ़ी अच्छा है काम। ये भी स्टैट्स में PhD कराते हैं, तो स्टैट्स में प्योरली नहीं, मशीन लर्निंग में कराते हैं, प्रोबेबिलिटी में कराते हैं, इनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। टीफर भी कराता है गेट के थ्रू। सर पूछ रहे हैं कि इस बार एग्जाम लगता है कि ISI का होगा अगस्त सितंबर में होगा, तो अभी आपसे जितना 2-3 मतलब अगस्त सितंबर तक पढ़ेंगे, तब पढ़ के एग्जाम कुछ क्वालिफाई हो सकता है क्या? यस, देखो पहले तुम्हें बिलीव करना होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, खुद को बेवकूफ़ बनाओ। बेवकूफ़ बनाने का मतलब, और तुम नालायक भी हो लेकिन खुद को ये बताओ कि तुम बहुत काबिल हो, तो पहले तुम्हें बिलीव करना होगा। मतलब मुझे एक कोट याद आ गया फिर से, मैं किसी बुक में पढ़ रहा था कि एक आदमी था, मतलब पर्सन ले लो, आदमी या एक पर्सन है, मतलब ऐसी एक कहावत है, मतलब कहानी, इस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसा था वो, कि वो जब भी नाचता था ना बारिश होती थी। मैंने कहीं सुना ही था या पढ़ा था, तो ऐसा था कि वो जब भी नाचता था बारिश होती थी। तो लोग बड़ा आश्चर्य होते थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वो नाच रहा है तो बारिश हो रही है। या नाचने का मतलब मेरा है काम करने से, मतलब कोई एफर्ट कर रहा है, बारिश होने का मतलब सक्सेस है। तो जब भी वो नाचता था बारिश होती थी, तो लोग बड़े आश्चर्य होते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो नाचता है और बारिश हो जाती है। तो लोगों ने उससे पूछा कि मतलब ऐसा क्या आपके पास टेक्निक है कि आप जब नाचते हो बारिश होती है। तो उसने 2 चीज़ें बताता है। पहली चीज़ कि मुझे भरोसा है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, मतलब अगर तुम काम करोगे तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो पहली बात, उसे भरोसा है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश नहीं होगी। मतलब मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता, चाहे कितनी बार फेलियर मिल जाए। समझ आया कुछ? मतलब वो जब भी नाचता है बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, उसे भरोसा है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि वो तब तक नाचेगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती, मतलब तब तक नाचता है जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो यही चीज़ लाइफ का भी है। तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि तुम सक्सेस के लायक हो। नहीं भी हो तो यकीन करो तुम लायक हो, कुछ दिन बाद हो जाओगे। ये कोट मैं बोल रहा हूँ, द सीक्रेट बुक से है। वो कहता है कि तुम्हारी क्वालिटी अगर 5 लेवल की है, 5% की है, तो खुद को बोलो कि तुम 80% के हो। तो कुछ टाइम बाद तुम सच में 80% के हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने वो मान लिया है सब कॉन्शियसली कि तुम 80% के हो। तो उसके बाद तुम वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें लगता है तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आज तुम कितना भी काबिल हो, कुछ टाइम बाद तुम उसी लायक हो जाओगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि तुम खुद से क्या बातें करते हो, खुद के सब कॉन्शियस माइंड में क्या डालते हो, ये बड़ा मैटर करता है फ्यूचर में तुम क्या कर पाओगे। तो अपने आप को कभी भी बुरा मत बोलो, इनफैक्ट सामने वालों को भी कभी मत बोलो, है ना, क्योंकि ये सब चीजें लाइफ में मैटर करती है। इन्वायरमेंट, थिंकिंग। एक फेल्ड और सक्सेसफुल पर्सन में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? थिंकिंग का। क्योंकि सक्सेसफुल लोग तब भी सोचता था कि वो सक्सेसफुल हो सकता है जब वो फेलियर था। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ये कोट मुझे बड़ा इंप्रेसिंग लगता है ना। तब तक मतलब पहले भरोसा करो कि तुम काम करोगे तो सक्सेसफुल होगे, और दूसरा तब तक काम करो जब तक कि सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक वर्क करो। ये चीज है, यही सीक्रेट है। ओके। हाँ, मतलब यही है, मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाओ। बेवकूफ़ बनाने के इन द सेंस, तुम अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट करो, अंडर एस्टिमेट नहीं, खुद को। अब यहाँ तुम कंफ्यूज होगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने बारे में गलत मत सोचो। मतलब अपने आप को हमेशा तुम जहाँ देखना चाहते हो वो यकीन करो कि तुम वहाँ पहुँच सकते हो, तुम वहाँ हो, है ना, ऐसा भी तुम बिलीव कर सकते हो। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नॉन एकेडमिक बुक्स पढ़ने से, नॉन एकेडमिक चीज़ें से थोड़ा सीखने को मिलेगा, है ना। ये लोग कहते हैं कि ऑल लीडर्स आर रीडर्स। मतलब जो भी बहुत अच्छे लाइफ में सक्सेसफुल हो, कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स मतलब सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं,
कुछ नॉन एकेडमिक जो तुम्हारा हेल्प कर सके, है ना, साइकोलॉजिकली जो तुम्हें डेवलप करे। मतलब ब्रेन पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइकोलॉजिकली तुम कितना स्ट्रांग हो तो ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे सक्सेस पे। ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग कब बनोगे, जब तुम्हें वो दुनिया कुछ असलियत पता होगा, जैसे सक्सेस फेलियर वाला, कि फेलियर इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ सक्सेस। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम सुनोगे तुम्हें वो ऐसा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, फेलियर तो अपोजिट है सक्सेस का। लेकिन यही हमारी गलती है, क्योंकि बचपन से हम यही देखते सुनते आते हैं कि फेलियर तो यार फेल हो गए मतलब तुम सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन फेलियर के बाद ही सक्सेसफुल हो सकते हो, ये लाइफ की असलियत है। और भले तुम्हें दूसरों में नहीं दिखता होगा, तो कोई दूसरा सक्सेसफुल हो गया तुम्हें नहीं दिखता होगा कि वो फेलियर कहाँ था, लेकिन उसको पता है। जैसे तुम्हें अपने बारे में पता है कि तुमने कहाँ कहाँ फेलियर देखा है, तो वैसे ही उसको भी पता है। दूसरों का फेलियर कोई नहीं देखता, है ना। बाद में जब सक्सेसफुल होने के बाद सब सक्सेस देखते हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ के 4 साल खराब किए हैं, वो मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ या कर रहा मतलब होऊंगा, तो लोगों को ये नहीं पता होगा अपने लाइफ में इतने टाइम खराब किए हैं। सबने खराब किया है, मतलब कहीं ना कहीं सबने कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि बाद में। एग्जांपल लेता हूँ मैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत कम लोग जानते होंगे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई बताओ मुझे। PhD होगा सर। नहीं, वो डॉक्टर, उनका उपाधि है, वो ऑनरेबल है। पीएचडी उन्होंने कभी किया ही नहीं, उन्होंने पीएचडी किया ही नहीं कभी। उन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीटेक इन एस्ट्रोनॉमी। कहाँ से? एमआईटी से। एमआईटी मतलब वो अमेरिका वाला एमआईटी नहीं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अभी आईआईटी अन्ना मद्रास है। यूनिवर्सिटी, हाँ अन्ना यूनिवर्सिटी का, अन्ना हाँ हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता था। हाँ हाँ हाँ, तो बीटेक उन्होंने किया एमआईटी से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी में। उससे पहले उन्होंने क्या किया, तो गेस करो। सर बीएससी किया था पहले अन्ना अन्ना यूनिवर्सिटी से। वाह, हाँ, उन्होंने बीएससी फिजिक्स में किया था। और जब बीएससी उन्होंने कर दिया तो उनको रियलाइज हुआ कि फिजिक्स इज नॉट माई थिंग। और ये लाइन उनका वर्ड है, ये मैंने बुक उनका पढ़ा था, विंग्स ऑफ फायर, तुम चाहो तो बुक पढ़ना, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी आई रियलाइज कि फिजिक्स इज नॉट माई थिंग, मतलब इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो आई रियलाइज आई वांटेड टू बी द पायलट। उस समय वो पायलट बनना चाहते थे एयरफोर्स में, तो उनको लगा पायलट बनना है, तो उन्होंने दोबारा फिर बीटेक में एडमिशन लिया एस्ट्रोनॉमी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 3 साल खराब हो गया उनके लाइफ का, तो मतलब खराब हो गया दुनिया के नजरिए से, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प तो किया होगा बीटेक में। लेकिन अब वो बीटेक जब शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो 12th पास बच्चा उनके साथ आ रहा है, तो उनको लग रहा होगा यार हमारे से बच्चे लोग यहाँ पे हैं। चीजें समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि फेलियर उन्होंने भी देखा है। और ये बुक तुम मतलब ये विंग्स ऑफ फायर में ये लाइन देखिए, वहीं से मैंने देखा है कि पहले उन्होंने बीएससी किया फिजिक्स में, फिर उनको लगा कि ये फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है ऐसा कुछ। फिर उन्होंने दोबारा बीटेक किया एस्ट्रोनॉमी में। फिर बीटेक के बाद उन्होंने फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनका एज अ साइंटिस्ट हो गया। फिर उसके बाद वो काम करते गए, तो इतना सारे उन्होंने काम किया, फिर उनको डॉक्टर की उपाधि उनको ऑनरेबल मिली है, उन्होंने पीएचडी किया नहीं। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बाद में उनको ऑनर से पीएचडी डिग्री देती है ना, तो पीएचडी डिग्री उनके पास है, लेकिन उन्होंने कोर्स वर्क नहीं किया पीएचडी का, कि वो जो अलग से रिसर्च यूनिवर्सिटी करते हैं वो नहीं है, वो ऑनरेबल है, सम्मानीय डिग्री उनके पास है। तो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि उन्होंने 3 साल लाइफ के वेस्ट किया। फिजिक्स करने के बाद उनको लगता है यार मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं क्या आप दोबारा स्टार्ट करूँ बैचलर डिग्री। तो शायद वो आज इतने जो तुम देख रहे हो वो नहीं हो पाता, है ना। तो हर आदमी कहीं ना कहीं फेलियर देखा है, तुम्हें उसको उसमें झांकने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज तुम खुद से सीख सकते हो, तुमने कितना फेलियर देखा है, उतना ही फेलियर हर आदमी देखता है लाइफ में, ये कहीं उससे ज्यादा ही देखता होगा, लेकिन लोगों को नहीं पता है। जब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा एक बंदा बीएससी करके बीटेक करता है, 3+4 7 साल से ग्रेजुएशन डिग्री में लगा देता है आदमी, ठीक है। सो ये सब चीजें लाइफ की कुछ सच्चाइयां हैं, जैसे आगे बढ़ोगे, स्ट्रगल करोगे, फेस करोगे, तो सीखोगे बहुत सारी चीजें। हमने बहुत कुछ सीखा है फेलियर से। जैसे मेरा एक पर्सनल बहुत अच्छा अचीवमेंट क्या है कि मैंने 10वीं के बाद घर से कभी पैसा नहीं लिए, मतलब 10th के बाद मैंने घर से कभी पैसा नहीं लिया, ट्यूशन पढ़ा के यहाँ तक पढ़ा। तो ये मेरा एक पर्सनल अचीवमेंट है कि ये चीज़ है, क्योंकि मतलब और इस बीच में बहुत मुश्किलें आई, इसलिए मैंने कहा 4 साल खराब किए। सही इसलिए भी था क्योंकि मुझे पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि पैसे कमाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है। तुम लोग बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे होगे कि फैमिली को फाइनेंशियल नीड्स है तो मुझे कुछ करना चाहिए, तो मेरे साथ भी सेम था। तो मैंने भी ऐसे ही किया, तो मैं उसके बाद पैसे लेने बंद कर दिए। फिर मैं पटना में था, वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन ये सब। फिर उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में भी सेम प्रोसेस हुआ। बॉम्बे आया, बॉम्बे में भी सेम चल रहा है। अभी तुम्हारे साथ पढ़ा रहा हूँ सची कोचिंग, चलो पैसे नहीं लेता हूँ इसमें मैं, बाकी कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी मैं उनसे पैसे लेता हूँ।
तो लाइफ स्ट्रगल मतलब तुम जो सोच सकते हो वो सब पॉसिबल है। मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, तुम जहां तक तुम्हारा दिमाग सोच सकता है वो सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस खुद को तुम यकीन दिला दो कि तुम वो कर सकते हो ना, बिलीव इन योरसेल्फ, बस यही चीज है। और कोई क्वेश्चन? तो हमारा टाइम भी खत्म ही होने वाला है, 7 से 9, 2 घंटे ऐसे निकल गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तुमने सीखा होगा इसमें, मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं किया हमने, लेकिन जो चीज़ हमने की है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। और ये सब चीज़ें वो बता सकता है जो लाइफ में फील किया है, किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन तुम फील वो चीज़ तब करोगे जब तुम उस फेज से गुजर रहे हो। जैसे फेलियर क्या होता है वो आदमी बेहतर समझ सकता है जो उस फेज से गुजर रहा है ना। ऐसे फेलियर कहना समझना मतलब मुश्किल है, स्टेट ऑफ माइंड। जब तुम खुद वो चीज़ फील करते हो तो उसे समझ आता है तुम्हें कि वो क्या है। हमने बहुत देखे हैं ये सब चीज़ें, सब लोग देखते हैं लाइफ में, जितने भी लाइफ में बहुत अच्छा किसी ने किया है सबने देखा है। जिसमें एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मनोज वाजपेयी का, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, सबने, बिहार से ही है ना। ये वो बंदा है जो मनोज वाजपेयी है ना, बिहार के लोग तो स्पेशली जानते होंगे भाई, इंडिया वाले भी जानते हैं। लेकिन इससे लाइफ में क्या सीखता हूँ, इसने 4 बार अप्लाई किया 4 टाइम NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और उस समय मंडी हाउस में ये मतलब वो करते थे प्लेस, मतलब वहाँ पे थिएटर करता था ये। तो उस समय उन्होंने बीच में हर साल 4 साल लगातार अप्लाई किया NSD में, एडमिशन नहीं हुआ। मतलब इनके पास कोई समझ लो ऐसी कोई डिग्री नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसे, एक्टिंग की, है ना। लेकिन फिर भी वो आज ऐसे बहुत सारे एक्टर से बेटर है लाइफ में जिनके पास NSD की डिग्री होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेन थिंग होता है तुम्हें खुद पे भरोसा, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम दूसरों NSD में चले गए, सर्टिफिकेट मिल गया, तुम एक अच्छा आदमी, अच्छा एक्टर हो, जरूरी नहीं। अब वो अच्छा जो बिहार के पश्चिम चंपारण के कोई बेलवा गांव से निकल के 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, फिर उसने शायद हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, मतलब सतवती कॉलेज से, ये सतवती या रामजस से, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो DU से उन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, फिर उन्होंने बाद उन्होंने फिर मतलब वही एक्टिंग करते रहे वो सब चीज़ें हैं। लेकिन लगा रहा 17 साल की एज में दिल्ली आया था, 27 साल की एज तक 10 साल सिर्फ एक्टिंग करता रहा। उसने कितना फेलियर देखा तुम सोच सकते हो। उसमें मतलब उसका इंटरव्यू मैं देखता रहता हूँ, देखा हूँ, तो वही बता रहे थे कि यदि 27 साल का एज हो जाता है, जो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब उनको समझ आता है लाइफ क्या है। फिर बाद में फिर मतलब अच्छा तो होता ही है, लगे रहता है। मतलब सीख सकते हो लोगों की जिंदगी, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है ना, उनके बारे में पढ़ोगे, उनके लाइफ में अगर जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि कोई आदमी जो आज बहुत बड़ा बना है वो कहीं ना कहीं बहुत फेलियर देखा है, और वो बड़ा बन गया इसलिए उसका फेलियर कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहता है ना। तुम सक्सेस में बिजी हो, सक्सेस को जानने में, ये सबने वो चीज़ देखी है ना। 10 साल थिएटर करने के बाद उनको 27 साल की एज जब थी उस समय, तो उनको वो बैंडेज क्वीन एक मूवी आई थी, उसमें आ गया वो बायोपिक थी वो भी, तो उसमें उनको फर्स्ट मूवी थी उनकी, उसके बाद फिर लाइफ चल पड़ी। चैलेंज तभी रहे होंगे भले हमें नहीं पता है ना। तो सीखने के लिए तुम किसी से भी सीख सकते हो यार। सो बहुत टाइम हो गया आई थिंक, और बहुत ज़्यादा हो गया। एनीथिंग एल्स? सर लास्ट सर ये पूछना चाह रहे थे कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत कंफ्यूजन था कि मतलब आपने जो बताया एकदम क्लियर हो गया, बट आई इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स डीपली। आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना इंजीनियरिंग छोड़, मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हम बीटेक बैकग्राउंड से हैं, फिर भी सर हमको मैथ से हम ऑनर्स किए हैं, और क्या कहते हैं अभी हमको GM के लिए और फर्दर भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्या कहते हैं करना चाहते हैं, मतलब हम सीखे हुए हैं बहुत सारा और सीखेंगे आगे भी, बट साइड से, बट लेकिन हम कंपल्सरी प्योर मैथमेटिक्स पे दिमाग लगाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में इन अ लॉन्ग टर्म। तो मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा सर? मतलब ठीक है मैं तो मैथमेटिक्स से फिर PhD करूं, इसके बाद क्या ऑप्शंस होते हैं? हाँ, तो जैसे BSc कर लो, और BSc तुमने किया था, MSc मैथ में कर लो, जैसे मैथ में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे बॉम्बे या कोई भी, तुम्हें जो इंडिया में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उसके बाद PhD मैथ में कर लो। उसके बाद कोई भी अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुम एज अ प्रोफेसर ज्वाइन, PhD में तुम बहुत अच्छा काम करोगे। जैसे टीफर है, तो टीफर टीचिंग के लिए फेमस नहीं है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये रिसर्च के लिए फेमस है। तो यहाँ बहुत अच्छा रिसर्च होता है, चाहे मैथ्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इनफैक्ट मशीन लर्निंग भी है।
ये सब चीजें हैं। तो ये है कि आप आगे वर्क करते जाओ। देखो एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स बहुत वो बिल्डिंग ब्लॉक है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, या जो दुनिया डेवलप हो रही है उसके लिए। मतलब चीजें मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं फिर से कहता हूँ, टेक्नोलॉजी इज द जो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, एंड मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ टेक्नोलॉजी साइंस पर डिपेंडेंट है और साइंस मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है। तो जो मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स में जो रिसर्च होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उसको अप्लाइड मैथ्स में यूज किया जाता है, या साइंस में उसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। मैथ्स में प्योर मैथ्स वाले चीज़ों को प्रूफ करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ें करेक्ट है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है साइंस में, फिर साइंस डेवलप होती है तो उसको अप्लाई किया जाता है टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है। तो इनडायरेक्टली तुम देखोगे तो मैथ्स पे डिपेंडेंट है, मतलब मैथ्स इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक इन द टेक्नोलॉजी, है ना। क्योंकि बच्चे, मैं स्कूल में जब पढ़ाता हूँ बच्चों को 11th 12th को मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं सर मैथ्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आज जो टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ मैथ्स का है। अगर सोचो मैथ्स होता ही नहीं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, अगर मैथ्स होता ही नहीं उनका सब्जेक्ट, तो क्या आज वो मिसाइल मैन होते, क्या वो साइंटिस्ट होते? नहीं, क्योंकि बिना मैथ्स का साइंस के तुम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस जो है मैथ्स के लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो प्योर मैथ्स क्या है, वही चीजें हैं, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और प्योर मैथ्स में तो ये मत समझो सिर्फ मैथ्स ही है, उसमें जाके जाके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आता है। जो अप्लाइड मैथ्स है क्या है, वो अलग अलग सब्जेक्ट में तुम काम करते हो, फाइनेंस हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गई, और भी अलग सब्जेक्ट हैं। सो मतलब यही है कि मैं कहूँगा BMSc अच्छे से करो, PhD अच्छे से करो, फिर कहीं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करो, फिर रिसर्च करो। तो बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो तुम, वो चीज़ें। मंजुल भार्गव का नाम मुझे याद आता है, मंजुल भार्गव का तुमने सुना होगा, तो वो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, वो इंडियन ही थे, मतलब अमेरिका में उन्होंने प्रोफेसर है वहाँ पे, आई थिंक प्रिंसटन या कहीं पे प्रोफेसर है। उनको भी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही वो मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है और फील्ड प्राइज मिला है। फील्ड प्राइज क्या होता है मैथमेटिक्स में हाईएस्ट प्राइज, लाइक नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने मैथ्स पे काम शुरू किया और आज दुनिया जानती है इनको मैथमेटिक्स की वजह से। रामानुजन का नाम तुमने सुना होगा। ये लोग वैसे पागल लोग थे जिन्होंने काम किया है। ठीक है, तो डिनर का टाइम भी हो गया तुम लोगों का, और मेरा भी डिनर का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे 9:30 तक मिलेगा डिनर। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जब भी कोई जरूरत पड़े, मतलब किसी टाइम पे तुम्हें कोई एनी टाइम ऑफ नीड यू नीड, तो व्हाट्सएप पे कॉल कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कॉल होता है कि साइलेंट में होता है फोन, तो मैं ना उठाऊं, लेकिन कॉल बैक करूंगा मैं, वो चीज़। ठीक है, तो एनी टाइम यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, चाहे वो सब्जेक्ट हो, एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक्स हो, है ना। क्योंकि हम लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस हमने देखे हैं, तो वो जब तुम फील कर रहे हो फर्स्ट टाइम जब आता है, तुम्हें लगता है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुम्हें बेहतर बनना चाह रहा है ना। तो डिफिकल्टी उनके लाइफ में आती है जो बहुत बेहतर लाइफ में करना चाहते हैं, तो बस फेस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आज के लिए थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड और कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है, अगले क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो हो गया है। तो हाँ, बाकी जो लोग डाउट भेजे हैं व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट, एंड कंटिन्यू स्टडिंग, है ना। फ्यूचर पे काम करना शुरू करो, बहुत आगे जाओगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा। गुड नाइट सर।